हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी फ्रेंड्स का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी वाला की बुनियाद बैच में क्लास 11 का जो पॉलिटी है वह हमने स्टार्ट किया है और इसमें हम बात करेंगे आज इक्वलिटी की, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिकल थ्योरी में हमने देखा था कि हम बहुत से ऐसे आइडियाज की बात करते हैं जो कि लोगों ने, सिटीजन्स ने अपने विकास के लिए अपनाए, अपने डेवलपमेंट के लिए अपनाए और एक सोसाइटी ने अपने डेवलपमेंट के लिए अपनाए, साथ ही स्टेट ने किस तरीके से उसको एज अ गाइडिंग वैल्यू माना और कई देशों के संविधान ने उसे अपने अपने संविधान में प्रतिष्ठित किया। उन सभी आइडियाज को पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकुलरिज्म, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिटीजनशिप की बात करें, सिटीजनशिप में भी आपका डुअल और सिंगल सिटीजनशिप। इसके अलावा हमने फ्रीडम की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इक्वालिटी, समानता, जो एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आयाम है। समानता की बात करेंगे तो पॉलिटिकल थ्योरी में हमने काफी सारी जो बातें हैं वह इसके पहले की राजनीतिक सिद्धांत क्या है और कौन कौन से सिद्धांत महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा हमारी हो चुकी है। और आज का जो आपका चैप्टर है ये है आपका इक्वालिटी, समानता, इक्वालिटी, समानता। ठीक है, देखेंगे कि आखिर ये जो समानता है इसके क्या डायमेंशंस है, समानता क्या है, क्या इसका सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है। फॉर एग्जांपल लास्ट जब हमने फ्रीडम की बात की थी तब हमने देखा था कि एक व्यक्ति के विकास के लिए, उसकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए, उसको ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फ्रीडम बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रीडम का मतलब होता है कि बाहरी आप किसी भी जो प्रतिबंध है वह आप पर ना रहे एंड इसके अलावा आपको अपने विकास का जो अवसर है वह मिल सके। तो ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में अपनी देखी थी कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है और हमने नेल्सन मंडेला एंड आंग सान सू की जो दो हमने आत्मकथाओं की बात की थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर, है ना। तो यहाँ पर आंग सान सू की के अनुसार स्वतंत्रता का मतलब क्या था, भय से मुक्ति। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने आप सभी को दिए थे। हमने हानि सिद्धांत की बात की थी, उदारवाद की बात की थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की थी और कुछ क्वेश्चंस मैंने बच्चों आप सभी को दिए थे। काफी बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की है। आइए थोड़ा सा जो कॉमेंट्स है वह हम देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिखे हैं। फर्स्ट है, देखो जिन बच्चों ने 3 या 4 लाइंस लिखी है उनके क्वेश्चंस हम नहीं पढ़ेंगे, उनके आंसर्स नहीं पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने अच्छे आंसर्स लिखे उसको एक बार देखते हैं। अश्मिका, ठीक है, अश्मिका आपने लिखा है कि किस तरीके से एक जो व्यक्ति है वह समाज में, सोसाइटी में स्वतंत्र है लेकिन सोसाइटी के बाहर नहीं। इन्होंने कहा कुछ पॉइंट्स जो है वह बताने की कोशिश की है कि अगर हम अपना विकास करना चाहते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हम अपने सोसाइटी के भीतर रहकर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और हमारे पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट के लिए लेके काफी कंडीशंस है ना। एंड इसके अलावा आपने लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह रहता है जाकर जहां पर कोई और ना हो, कोई सोसाइटी ना हो, किसी एक निर्जन जगह पर जाकर रहता है जहां केवल वह अकेला है, तब उसकी स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो काफी अच्छा लिखा है आपने, ठीक है, अच्छी बात है। एंड सेकंड, सपना मौर्य, सपना आपने भी अच्छा आंसर लिखा है और आपने लिखा है कि स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति पर जो है बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। साथ ही आपने देखा कि दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण आपने लिखा है, अमेरिका का लिखा। इसके अलावा आपने एक अच्छी कोशिश की है कि आप देखते कि कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों जहां पर आर्टिकल्स की बात होती है, जब फ्रीडम की बात की तब आपको आर्टिकल 19 से लेकर 22 की बात कर लेनी है। 19 से 22 में स्वतंत्रता की बात है। आज हम समानता की बात करेंगे तब आप 14 से लेके 18 की बात कर लेना। तो यहाँ पर ये जो कनेक्शन है कि किस तरीके से आपको आपका जो गवर्नेंस है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके जो आर्टिकल, सबको मिक्स यूज करना है ना हमें। तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छा लिखा है कि आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कोट किया आर्टिकल से एंड आपने बताया कि किस तरीके से अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जे एस मिल ने 4 बातें कही कि सत्य जो है वह स्वयं उत्पन्न नहीं होता है ना, ट्रुथ जो है वह अपने आप में नहीं होता और ट्रू नहीं होता और इसके लिए जरूरी है कि उस पर डिस्कशन होता रहे, वाद विवाद होता रहे, तभी जाके कुछ निकलकर सामने आता है। काफी अच्छी कोशिश है आपकी, वेरी गुड। इसके अलावा आभा, निशा आपने भी कोशिश की बट बहुत शॉर्ट लिखा है आपने, ठीक है। एंड राहुल आपने भी लिखा है, शैलेश, काजल, अच्छा। अब ऑल इन वन आपने जो आंसर लिखा है वह अच्छा है और आपने अभिव्यक्ति को लेकर लिखा है कि जो आपका एक्सप्रेशन का जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसको लेकर आपने काफी अच्छा, क्योंकि इस पर जो प्रतिबंध है वह भी मैंने आपसे पूछे थे लेकिन आपने बच्चे प्रतिबंध तो इसमें बता दिए हैं, ठीक है, और किसी ने ये प्रतिबंध नहीं लिखे हैं। लेकिन ये आपको क्या क्या प्रोहिबिशंस हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाया जा सकता है, वो सारे इन्होंने अच्छे से बताया कि किस तरीके से अगर कोई व्यक्ति या फिर धर्म या फिर हम उस सब पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, ह्यूमन डिग्निटी के लिए, है ना, गरिमा के लिए, सोसाइटी के जो बाकी सिस्टम है वह बना रहे इसके लिए,
ठीक है, अच्छी बात है। आपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी जो बैन है, ये देखो इस तरह से बच्चों आप करंट जो है उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छी कोशिश है, इसीलिए मैं इनका जो आंसर है वह पढ़ रही हूँ। अच्छी कोशिश की है आपने, वेरी गुड। ठीक है, एंड इसके बाद आरुषि आपने भी लिखा है। अनु आपने जो क्वेश्चन का आंसर लिखा है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में ही आपने लिखा है, ठीक है, और आपने बताया कि किस तरीके से ये जो कुछ एलिमेंट्स जो कि हमारी स्वतंत्रता को बाधित करते हैं, तो ये बात ये भी आपने ठीक तरीके से लिखा है। चलिए ठीक है, एंड कामनी आपने बहुत शॉर्ट लिखा है। चलिए, तो खैर यही केवल क्वेश्चंस आंसर्स जो थे वह अच्छे थे। अब हम चलते हैं आगे और आज की क्लास की बात करते हैं, और हम बात करते हैं समानता की। तो देखो, सबसे फर्स्ट जब हम बात करेंगे आखिर इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, तो समानता में हम देखेंगे द आइडियल ऑफ, ठीक है, एक मिनट बच्चों वेट कीजिए। अच्छा, ये देखो, ये जो आपके फ्रीडम वाले हैं, ठीक है, इक्वालिटी वाले जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर लिखे हुए, इसे मैं हटा देती हूँ। तो हम कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं इक्वालिटी में। वाई डज इक्वालिटी मैटर, कि आखिर जो समानता है वह उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये क्यों ये मैटर करती है, क्यों महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने जीवन की बात करें तो समानता क्यों महत्वपूर्ण है। ऐसे में हमें दो जो दार्शनिक है वह याद आते हैं, एक तो है आपका रूसो और दूसरा है आपका कार्ल मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पर जहां आपका जो चैप्टर 1 था वो क्या कहता था, जिसमें रूसो ने कहा कि स्वतंत्रता जो है वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूसो स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वही मार्क्स के द्वारा क्या कहा गया था, मार्क्स ने कहा कि समानता भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि स्वतंत्रता, है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है, समानता क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज इक्वालिटी, आखिर समानता है क्या, ठीक है, समानता है क्या। और समानता में हम दो समानताओं की बात करेंगे जो कि आपके प्रियम्बल में भी मेंशन है, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, एंड सेकंड है नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज। ठीक है, नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज, प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। हम इन दोनों बातों से समझने की कोशिश करेंगे कि समानता जो है वह आखिर है क्या। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, समानता के जो 3 आयाम है इसे हम समझेंगे। 3 आयाम में आपका आता है पॉलिटिकल, मतलब जो समाज है, जो सोसाइटी है, वह किस तरह के इक्वालिटी को पाने का प्रयास कर रही है, उसका लक्ष्य क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस चीज को अचीव करना चाह रही है। तो ये होते हैं डायमेंशंस। अब डायमेंशंस में हम बात करेंगे कि हमें राजनीतिक समानता चाहिए, हमें सामाजिक समानता चाहिए, ठीक है, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता। हमें इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो हमें इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है ये भी चाहिए। तो 1, 2 एंड 3 ये आपके 3 आयाम हो गए बच्चों। हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी, आखिर हम समानता को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तो तरीका है कि हम फॉर्मली जो है वह इसको बढ़ाएं, ठीक है, औपचारिक रूप से इसको बढ़ाएं, गवर्नमेंट के द्वारा इसको जो है वह बढ़ाया जाए। स्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी, स्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। इसके अलावा सेकंड है बच्चों, जिसमें कि हम बात करते हैं कि विभेदक की जो नीति है वह अपनाई जाए। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करके, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब विभेदक वर्ताव, आपने हिंदी में सुना होगा विभेदक बर्ताव। इसका मतलब है कि अलग अलग लोगों से अलग अलग बर्ताव करना। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर विकलांग है तो उसके लिए थोड़े से सपोर्ट के लिए काम करना, जबकि बाकी जो सही सलामत व्यक्ति है उसके लिए कम सपोर्ट देना। तो ये आपका विभेदक बर्ताव हो गया, ठीक है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो गया। और थर्ड है आपका सकारात्मक कार्रवाई करके, अफर्मेटिव एक्शंस। 1, 2, 3 आपका सकारात्मक कार्रवाई, अफर्मेटिव एक्शंस, अफर्मेटिव एक्शंस, ठीक है। तो यहां पर ये सारी बातें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। शुरुआत हम करेंगे कि आखिर, स्क्रीनशॉट ले लो मैं जब साइट हो रही हूं, शुरुआत हम करेंगे कि जो समानता है आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई डज इक्वालिटी मैटर, ठीक है, व्हाई डज इक्वालिटी मैटर, समानता महत्वपूर्ण क्यों है। व्हाई डज इक्वालिटी मैटर, ठीक है, आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर हम जो कुछ बातें हैं वह करते हैं, कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे फर्स्ट देखो बच्चों
कि विभिन्न देशों के द्वारा जो समानता है इसको एज अ मोरल प्रिंसिपल, एज अ पॉलिटिकल जो प्रिंसिपल है इसको समझा गया है। ठीक है, तो जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी को सभी देशों के द्वारा एज अ मोरल एंड जो पॉलिटिकल थ्योरी है, ठीक है, जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसमें स्वीकार किया गया। अब देखो मोरल का मतलब क्या था, अगर हम नैतिक रूप से बात करें कि समानता जो है वह क्यों होनी चाहिए, तो देखो हम अपने धर्म की बात करते हैं सबसे पहले कि जो फेथ है, जो रिलीजन है, वह क्या कहते हैं। अगर हम मोरल वर्ड की बात करें कि एक मोरल आइडिया है, एक पॉलिटिकल थ्योरी है या फिर आइडिया है जो समानता है, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि मोरल का मतलब क्या है। देखो नैतिक रूप से हम कह सकते हैं कि सभी मनुष्य जो है वह जन्म से समान थे, सभी मनुष्य जो है वह ईश्वर की रचना है, भगवान ने बनाया है, इसीलिए सभी व्यक्ति जो है वह समान है। अब देखो फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन क्या कहती है कि फंडामेंटल जो राइट हैं वो सभी व्यक्तियों को इसीलिए उपलब्ध होने चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति जो है ना, सभी व्यक्तियों को उपलब्ध होना चाहिए, इसके लिए कोई शर्त नहीं है और ये जन्म के साथ ही उपलब्ध हो जाते हैं क्योंकि वह मनुष्य है इसलिए उसके मानवाधिकार हैं, क्योंकि वह मानव है। अब फिर से और शब्द में क्लियर कर देती हूं तो आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि वह मानव है इसके लिए उसे मानवाधिकार जो है वह मिलने चाहिए। तो मूल अधिकार, मानवाधिकार एक मानव को मानव होने के नाते मिलते हैं, ना कि उसे कोई उसके लिए कंडीशन फुलफिल करनी होती है। तो यहां पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि क्या जो मानवाधिकार हैं वो सशर्त होते हैं, मतलब उसमें कोई कंडीशन लगी होती है? नहीं, कंडीशन नहीं लगी होती है ना, वो मिलते हैं। तो यहाँ पर मानवाधिकारों की बातें हो गई। अब ऐसे ही मोरलिटी की अगर हम बात करें कि क्यों जो इक्वालिटी है वह एक मोरल आइडिया है, इसका मतलब है बच्चों कि सभी जो व्यक्ति हैं वह समान है, सभी व्यक्ति हमारे फेथ एंड रिलीजन की अगर हम बात करें, हमारे जो विश्वास है एंड हमारा जो धर्म है, सभी धर्मों की बात हो रही है, ठीक है, हमारे जो धर्म है उन सभी में ये कहा जाता है कि सभी जो ह्यूमन बीइंग है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स to be the creation of God, to be the creation of God। सभी व्यक्ति जो है उन्हें भगवान ने बनाया है इसलिए समान है। एक बात तो अब ये समझ गए, अब इस पे कोई बहस नहीं, हम समझ गए इस बात को, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों कि इसलिए जो है ईश्वर की रचना है अगर, तो सभी मनुष्यों का एक समान महत्व है, इसलिए सभी समान है, इसलिए समाज में कोई ऊंच नीच हो या कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करे किसी बेसिस पर, तो वह गलत है। एंड सेकंड, जब हम बात करते हैं कि ये जो है वह एक राजनीतिक आदर्श है, एक पॉलिटिकल थ्योरी, एक पॉलिटिकल आइडिया है, तो ये एक पॉलिटिकल आइडिया कैसे है? अगर हम नैतिक और राजनीतिक की बात करें, देखो हिंदी में लिखते जाना, नैतिक व एक राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है। तो नैतिक की तो हमने बात कर ली कि चूंकि सभी मनुष्यों को जो है वह ईश्वर ने बनाया हुआ है इसलिए जो है वह सभी समान है। लेकिन जब हम पॉलिटिकल आइडिया की बात करते हैं दोस्तों, तब पॉलिटिकल आइडिया जो है वह क्या कहता है इक्वालिटी के बारे में, तो यहां पर यह कहा जाता है पॉलिटिकल, आपको आर्टिकल 15 याद है? आर्टिकल 15 क्या कहता है? कुछ बातों के आधार पर, कुछ आधार जो है इसमें निर्धारित कर दिए गए और उसके बेस पर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इक्वालिटी को प्रमोट करेगा। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है पॉलिटिकल आइडिया का, इसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके कलर, जेंडर, वह गर्ल है, बॉय है, महिला है, पुरुष है, ठीक है, वह किस वंश का है, ठीक है, या फिर उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, या फिर उसका क्या उसका जन्म स्थान है, ठीक है, प्लेस ऑफ जो बर्थ है वह क्या है, इस आधार पर आप उसके साथ जो भेदभाव है वह नहीं कर सकते, आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन है वह नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंध है। तो यहाँ पर ये जो है वह पॉलिटिकल आइडिया हो गया। अब इसके बाद देखो थोड़ा सा आगे और हम चलते हैं कि बच्चों एक और जो बात है वह निकल कर आती है कि चूंकि सभी विश्व में, हमने क्या कहा, हमने बात की सभी, अगर हम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो यहां पर हम देखते हैं कि समान मानवता का एक सिद्धांत है, ठीक है, समान मानवता के कारण सभी जो मनुष्य हैं वह समान है। तो समान मानवता इंपॉर्टेंट टर्म हो गया, कॉमन ह्यूमैनिटी, बिकॉज ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी, बिकॉज ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी, ठीक है, कि जो समान मानवता का सिद्धांत है कि सभी मनुष्य समान है, समान
मानवता, जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत एंड बाकी सारे पॉइंट्स हैं वो हिंदी में भी लिख देती हूँ, ठीक है। तो जो समान मानवता का सिद्धांत है ना, इसके कारण सभी मनुष्यों का जो है वह समान महत्व है। इसी के कारण जो सभी मनुष्य हैं वह कैसे हैं बच्चों, समान है, ठीक है, क्योंकि समान मानवता है और इसी कारण कॉमन ह्यूमैनिटी की वजह से ह्यूमन बीइंग डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट। ह्यूमन बीइंग डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन, ठीक है। इसके आगे देखो बच्चों कि यहां पर यूनिवर्सल ह्यूमन राइट की बात की गई कि अगर हम सार्वभौमिक वयस्क यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, मानवाधिकार है ना, नॉट अ वयस्क मताधिकार, बहुत चुनाव पढ़ा दिया तो वयस्क मताधिकार ही है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, यूनिवर्सल अगर हम बच्चों ह्यूमन राइट्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि सभी यूनिवर्सल का मतलब क्या है, सार्वभौमिक, जो सभी जगह पर एक तरह से समान हो, है ना। कुछ ऐसे नियम हमने बना दिए, जैसे कि हम जस्टिस की बात करें तो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वह सभी देशों में समान रूप से माना जाएगा कि हाँ जस्टिस है, इनजस्टिस है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है जो कि यूनिवर्सल है, जिसको अलग अलग जगह पर अलग तरीके से नहीं इंटरप्रेट किया जा सकता, तो इस तरह की बातों को हम यूनिवर्सल कह देते, कह रहे ये तो यूनिवर्सल थ्योरी हो गई, ठीक है, ये तो यूनिवर्सल थ्योरी हो गई। बस उसी तरह से जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है, इसमें ये इस बात पर दिए जाते हैं कि सभी लोग जो है, ठीक है, एक साझी मानवता है। यहां बात हो गई थी समान मानवता, यहां बात हो गई कि चूंकि साझी मानवता है, ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार के पीछे शेयर ह्यूमैनिटी जो है ये काम करती है। शेयर ह्यूमैनिटी, साझी मानवता है, शेयर ह्यूमैनिटी है, और इसी वजह से कॉमन ह्यूमैनिटी की वजह से सभी को इक्वल रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन जो है वह मिलना चाहिए। सभी क्या डिजर्व करते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट एंड सम्मान, है ना। कंसिडरेशन की अगर जब हम बात करेंगे तो कंसिडरेशन एंड रिस्पेक्ट जो है सभी को समान मात्रा में मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये कुछ इसके पॉलिटिकल एंड मोरल जो आइडियाज हैं इसकी बात हो गई। अब आगे देखो, देखो बच्चों की जब हम बात करते हैं कि एक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मोरल एंड पॉलिटिकल आइडिया है जो इक्वलिटी है, लेकिन इसके बाद हम समानता समानता कहते कहते हमें अपने चारों तरफ जो दिखाई देता है वह दिखाई देता है असमानता, इनइक्वालिटीज। अगर हम इसको एज अ यूनिवर्सल वैल्यू अगर हम मान रहे हैं इक्वलिटी को, और सभी मनुष्य जो है वह इसके अंतर्गत समान है क्योंकि शेयर ह्यूमैनिटी है, सभी को हमने सार्वभौमिक एक तरह से जो मानवाधिकार है वह दे रखे हैं। मानवाधिकार का मतलब है ऐसे अधिकार जो एक मानव को मानव होने के नाते मिल रहे हैं, ना कि इसके लिए उसको कोई शर्त पूरी करनी है। वह पैदा मनुष्य के रूप में हुआ है तो उसके मूल अधिकार है। इतनी सी डेफिनेशन है मानवाधिकारों की, ठीक है। तो यहां पर याद रखना बच्चों, याद रखना कि मानवाधिकार और जब मूल अधिकार जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अपने बात करते हैं कि हमारे संविधान में जिन मूलाधिकारों की बात की गई, जिसमें से कुछ ऐसे अधिकार है जो केवल इंडियन सिटीजन्स को है और कुछ ऐसे हैं जो कि विदेशी नागरिकों को भी है, वो बात अलग है। लेकिन जब हम मानवाधिकारों की बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे पूरे विश्व में, तो उसकी एक ही डेफिनेशन है कि मानवाधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो एक व्यक्ति को केवल व्यक्ति होने के नाते मिलते हैं। तो देखो बच्चों की यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इनइक्वालिटी जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि हम समानता की बात तो कर रहे हैं लेकिन हमें चूंकि समानता मिल नहीं रही है, तो हमें अपने समाज में चारों तरफ इनइक्वालिटी जो है यही दिखाई देती है। इनइक्वालिटी जो है यही हमें चारों तरफ दिखाई दे रही है, ठीक है। रैंक की, वेल्थ की, स्टेटस की, रैंक की इनइक्वालिटी हो, वेल्थ की इनइक्वालिटी हो, स्टेटस जो है इसकी इनइक्वालिटी हो, ठीक है, विशेष अधिकार हो किसी को, प्रिविलेज की इनइक्वालिटी हो, तो ये सारी चीजें हमें अपनी सोसाइटी में देखने को मिल रही हैं। लेकिन समय समय पर देखो जब इस तरीके की जो इनइक्वालिटीज होती है एक चरम सीमा पर पहुंच जाती तो लोगों का विद्रोह हो जाता है, और इसी विद्रोह का एक क्या उदाहरण है, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। अगर हम फ्रांस की क्रांति की बात करें बच्चों, फ्रांसीसी जो क्रांति है
ठीक है, इसका स्लोगन क्या था? फ्रांसीसी क्रांति में देखो हुआ क्या था बच्चों, कि जो वहां पर जमींदार एक तरह से वर्ग था, एक ऐसा वर्ग था जिसके पास पावर है, जिसके पास भूमि है, जमीन है, उसके कुछ विशेषाधिकार थे, उसको जैसे वोटिंग राइट भी था, इसके अलावा वह टैक्स पे नहीं करता था। टैक्स पेयर बाकी लोग थे, बाकी वर्ग थे जिनके पास संपत्ति भी नहीं थी। तो एक तरीके से एक वर्ग ऐसा था जिसके पास बहुत सारे विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार होने के अलावा उनकी कंडीशंस भी अच्छी है, लेकिन वो टैक्स पे भी नहीं करते। फ्रांसीसी क्रांति को हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में। तो यहां पर क्या देखते हैं कि इन्हीं विशेषाधिकारों के लिए जो लड़ाई है वह होती है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशंस 18th सेंचुरी में होने वाले एक रिवॉल्ट है, विद्रोह है, जो कि फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी के लिए हुआ था, मोनार्की के अगेंस्ट हुआ था। और इसका जो स्लोगन है वह क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब देखो यहां पर स्वतंत्रता आ गया ना, तो बस इसी को हमें, इसलिए हम इसको पढ़ रहे थे क्योंकि जो फ्रांसीसी क्रांति जो 18th सेंचुरी में होती है, जो कि अगेंस्ट एक रिवोल्ट था, किसके लिए? जो भू सामंती थे, अभिजन वर्ग थे, राजाशाही थे। तो बेसिकली रिवोल्ट फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी के लिए, मोनार्की के लिए, या फिर ऐसे ग्रुप सोसाइटी में जिनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज था, उनके खिलाफ एक रिवोल्ट हुआ, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है 18th सेंचुरी में। और यहां पर याद रखना आपको कि पूरे विश्व में वैसे तो जो इक्वालिटी है उसको बहुत ही वाइडली तरीके से, है ना, वाइडली मतलब एक व्यापक रूप से, बहुत वाइड एरिया है इसका, तो इसको वाइडली जो है वह एक्सेप्टेड किया जाता है और कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको अपने यहां संभाल के भी रखा है। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे जो विरोधाभास है हमें समझ में आते हैं। वी फेस अ पैराडॉक्स। तो बहुत सारे पैराडॉक्स जो है, विरोधाभास है, जो समझ में आते हैं। कुछ रिपोर्ट्स है जो कि ये कहते हैं कि केवल 10% जो मेंबर्स है उनके पास लगभग 60-70% जो वेल्थ कंसंट्रेशन है वह है। एंड इसके अलावा अगर हम मान लीजिए पूरे विश्व के एक छोटा सा आंकड़ा देखें कि लगभग जो 40% गरीब है ना, उनके पास केवल 5% ही वेल्थ कंसंट्रेशन है। 40% जो पुअर पीपल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो आप चाहे बहुत सारी ऐसी जो सोशल इनइक्वालिटीज, या फिर हम बेसिकली अगर हम इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज की बात कर ले, तो आप बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स देखते हैं जो कि ये बताते हैं कि हो सकता है कि एक व्यक्ति का जो खर्च है, या फिर एक व्यक्ति के पास इतनी धन संपदा है जो कि शायद मिलाकर 10,000 परिवारों के पास भी ना हो सकेगी। तो ये इनइक्वालिटीज जो है वह ये बताती है कि क्या जो पैराडॉक्स है, जो विरोधाभास है, आखिर बच्चों जब सभी लोग एक बहुत ही व्यापक रूप से अगर समानता को अपना रहे हैं, तो फिर ये विरोधाभास हमें देखने को क्यों मिलता है? ये जो पैराडॉक्स है ना, कुछ और बातें इंपॉर्टेंट है, चलो नेक्स्ट पेज पर हम लिख ही लेते हैं, मैं बता देती हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो कि हमने जब बात की कि जो इक्वालिटी है वह क्या मैटर करती है, हमने कुछ आर्टिकल्स की बात की, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा हमने देखा कि अगर जो ये समानता है, ठीक है, सोसाइटी में, सोसाइटी कह दे या ऑल ओवर द वर्ल्ड कह दे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरे विश्व में अगर इक्वालिटी को एज अ पॉलिटिकल आइडिया एक्सेप्ट किया जाता है, एज अ पॉलिटिकल जो आइडिया है, अगर इसकी इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस है, या इसे ऑल विश्व के द्वारा अगर सपोर्ट किया गया इस आइडियोलॉजी को, उसके बाद भी आखिर क्यों हमें जो विरोधाभास है वह देखने को मिलते हैं? सोसाइटी में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, ये चीज आप सभी मानते हैं, नहीं मानते हैं? आप अपने चारों तरफ इस तरह की जो इनइक्वालिटीज है वह देखते होंगे, ठीक है। इस तरह की जो असमानता है वह हमें चारों तरफ नजर आती है, और इसलिए हम कहते हैं कि एक विरोधाभास है, कि हमने अपनाया तो है इस चीज को। जैसे कि हम कहें कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें 10 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन हम पढ़ते 1 घंटे नहीं है। तो यहाँ पर ये चीजें क्या बताती है आपको कि आपकी सोच में एंड आप जो कर रहे हैं उस चीज में विरोधाभास है। तो यहाँ पर अगर हम विश्व की बात करें कि 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है वह भी इसी मोनार्की हो या फिर फ्यूडल जो ऑटोक्रेसी हो, सभी के खिलाफ था। समानता की बात पूरा विश्व कर रहा है, लेकिन फिर अगर सब बात ही तो कर रहे हैं, समानता तो फिर भी नहीं आ पा रही ना, कैसे आएगी समानता? तो यहाँ पर बच्चों हमें एक विरोधाभास जो है वह नजर आता है, ठीक है।
हमें जो एक पैराडॉक्स है ये हमें दिखाई देता है, हम इसको फेस कर रहे हैं। और देखो कि बेसिकली जब इनइक्वालिटी की हम बात करेंगे ना, तो ये दो तरीके से हो सकती है। एक इनइक्वालिटी ऐसी जो कि बर्दाश्त की जा सकती है, दूसरी इनइक्वालिटी ऐसी जिसको कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब देखो वो कौन कौन सी इनइक्वालिटीज हो सकती है, तो बच्चों जिसे बर्दाश्त किया जा सके उस तरह की इनइक्वालिटी में आएगा कि जैसे कि आपका वेल्थ है, ठीक है, हो सकता है किसी के पास पुश्तैनी जमीन हो सकता है किसी के पास पुश्तैनी जमीन हो, ठीक है, एंड पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसके पास ऐसा व्यापार, ऐसा बिजनेस है मुगल साम्राज्य की तरह, ठीक, कि जब उसका पतन हुआ तो पतन होते होते भी 150 साल खिंच गया। तो इतना ज्यादा अगर उसका सॉलिड बैकअप है तो, और उसके बाद फिर एक जो अगर हम बहुत ज्यादा बीपीएल कार्ड वाले की बात करें, बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके पीछे क्या उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है। तो यहां पर बच्चों अगर हम वेल्थ की बात करें, ठीक है, अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें, अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज के अलावा वर्क सिचुएशंस की, ठीक है, कि एक जो है वह कड़ी धूप में मजदूरी कर रहा है और दूसरा जो है वह एसी में बैठ के उसको डिसीजन मेकिंग का काम लेना है, जैसे कि आपने रेड कॉलर, गोल्डन कॉलर, है ना, ये सारे श्रमिक सुने होंगे। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि अगर वेल्थ, अपॉर्चुनिटी एंड वर्क सिचुएशंस की बात करें ना, तो ये इस आधार पर हम असमानता को फिर भी एक बार डाइजेस्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट हालांकि ये इक्वलिटी भी है, ठीक है, इक्वलिटी इनइक्वलिटी हुआ ना ये। तो अगर हम ये कहे कि यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी है इसको डाइजेस्ट किया जाता है फर्स्ट को, लेकिन सेकंड वाली जो है इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर मान लो किसी तरह की जो असमानताएं हैं, ठीक है, किसी तरह ये जो असमानताएं हैं अगर ये सामाजिक रूप से पैदा हुई हैं, अगर समाज ने मान लीजिए इस तरह की असमानता को बढ़ावा दिया है, फॉर एग्जाम्पल कास्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर रिलीजन को लेकर कास्ट या जेंडर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आप समझोगे, तो बच्चों अगर इसी तरीके से अगर सोशल पोजीशन एंड रूल्स के आधार पर सामाजिक रूप से जो स्थिति है, सोशल पोजीशन है ना, सोशल पोजीशन, सामाजिक स्थिति और जो सामाजिक नियम है, इसके कारण अगर किसी तरह की इनइक्वालिटी पैदा होती है तो इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। इसको तो एक बार फिर भी समझा जा सकता है कि चलो ठीक है, ये वाली जो इनइक्वालिटी ये हो सकती है, लेकिन अगर समाज आप पे अयोग्यता थोप दे कि आप लोअर कास्ट हो या फिर आप जेंडर हो, अब देखो समय के साथ साथ आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से कुछ ऐसे रूल्स बने थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने उसको एकदम स्थायी मान लिया, एकदम नेचुरली मान लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इस पे आप देखेंगे एनसीईआरटी वो उदाहरण है गर्ल्स को लेकर कि औरतों को अबला कहा जा रहा है, उनको बहुत ही वीकर सेक्शन माना जा रहा है, तो उनको अबला कहने, एक बहुत लंबे लंबे समय से हम कहते आए कि ठीक है वह वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन है। इसके अलावा दूसरा उदाहरण सुनो कि जब हम साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो वहां पर हम जो नॉन वाइट्स है उनको एज अ स्लेवरी यूज किया जा रहा, उनको दास्ता में बांधा गया और एक समय के बाद ये कहा गया कि उनके इंटेलेक्चुअल पर क्वेश्चन मार्क लगा गया कि ये तो लायक ही नहीं है कि ये कुछ शासन कर सके, ये कुछ काम कर सके, इसमें बुद्धि ही नहीं है इन लोगों में, ये दास बनने के लायक ही है। एक लंबे समय, मान लीजिए 100 वर्ष हो गया इसी विचार को लादे लादे, और वो विचार जो है वो सोसाइटी नहीं बदल पाई। तो समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि इस विचार को स्वीकार कर लिया जाता है एज अ नेचुरल रीजन। ठीक है, आगे मैं बताती हूँ ये दो अलग अलग बातें कौन सी हैं। तो यहाँ पर हमने इन बातों की चर्चा की। अच्छा, इसके अलावा ये बताओ कि जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से लेके, ठीक है, 14 से लेके 18 तक, 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वालिटी की बात की गई, नहीं की गई। राइट टू इक्वालिटी है ना, समानता, और हमने राइट टू फ्रीडम के पहले राइट टू इक्वालिटी को जो है वह अपने संविधान में स्थान दिया, उसके पीछे कारण था। ठीक है, और यहां पर आपको रूसो एंड मार्क्स दोनों को याद रखना है कि रूसो क्या कहता है कि ठीक है, स्वतंत्रता जो है वह मानवाधिकार, स्वतंत्रता क्या है, ह्यूमन राइट है, मानवाधिकार, इसको दूर नहीं किया जा सकता। और वहीं इस पे एक और कदम आगे आ जाते हैं और कार्ल मार्क्स जो है वह ये कहते हैं कि भैया स्वतंत्रता के साथ साथ जो इक्वालिटी है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो फ्रीडम भी बहुत ज्यादा नहीं रह पाएगी, ये बात कही जाती है। तो बच्चों, हमने समानता का जो सिद्धांत है, ठीक है, समानता का जो अधिकार है, इसको हमने पहले रखा। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17, 18 में क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर मैं एक आर्टिकल आपको बता रही हूं जो कि रिसेंटली आप देखोगे कि यूपीएससी ने पूछा हुआ है, वो क्या था बच्चों, आर्टिकल 17। तो देखो आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल जो 14 है ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ,
मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, बाकी आप इसको पढ़ेंगे, आपके लिए होमवर्क है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति जो है वह समान है, कानून का समान संरक्षण है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 जो है वह प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की जो भेदभाव है वह नहीं किया जा सकेगा, ठीक है, भेदभाव जो है वह नहीं किया जाएगा, और इसमें वही 5 आधार है जो हम पहले कई बार देख चुके हैं। आर्टिकल जो 16 है बच्चों, ये कहता है इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये अवसरों की समानता की बात करता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये अवसरों की समानता की बात करता है। और जब हम आर्टिकल 17 की बात करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जब हम आर्टिकल 17 की बात करें, याद रखना 17 लेटेस्ट जो है वह यूपीएससी के द्वारा पूछा गया आर्टिकल है। आर्टिकल 17 किस चीज की, अच्छा 16 हो गया ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एंड आर्टिकल जो 17 है ये आपका अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करेगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन करेगा, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता, छुआछूत, इसके उन्मूलन की बात करता है। और आर्टिकल जो 18 है वह उपाधियों के अंत की बात करता है, उपाधियां जो टाइटल्स दिए जाते हैं उनकी बात करता है, ठीक है, कि अब इस तरह जैसे राजा है, महाराजा है, चक्रवर्ती है, तो इस तरीके के जो टाइटल्स हैं वो वह नहीं लिए जा सकते। हाँ, हालांकि एजुकेशन से रिलेटेड या फिर सेना से रिलेटेड जो टाइटल्स हैं वो लिए जा सकते हैं, वो उपाधियां दी जा सकती है, लेकिन बाकी कोई और जो उपाधियां हैं वह नहीं दी जा सकती, तो ये बात उसमें कही जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे आर्टिकल्स हो गए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इन आर्टिकल्स को बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है, और किसमें कहाँ कौन से एक्सेप्शन है ये भी करना है। ये जो है आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है, ये आपके 14 से लेके 18 तक कवर करना है, ये आपका होमवर्क हो गया। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो हमने यहाँ पर इक्वलिटी क्या मैटर करती है और सोसाइटी में किस तरह की इनइक्वालिटीज जो है हम देखते हैं, ये हमने बात की। साथ ही आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें कि वे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड 50 अगर हम सबसे अमीर लोगों को निकालें, जो कि बहुत ही रिचेस्ट जो हम कह सकते हैं जिन्हें अल्ट्रा रिच, तो अगर हम ऐसे 50 लोगों को निकालें और उनकी जो आमदनी है, उनकी जो पूरी वेल्थ है, अगर हम उसको काउंट करें, उसको देखें, और अगर दूसरी तरफ हम 40 और 50 करोड़ ऐसे लोग, ऐसे गरीब लोग, और उन सब की अगर वेल्थ हम देखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उन जो 50 रिचेस्ट लोग थे पूरे विश्व में, उनकी वेल्थ ज्यादा थी उन 50 करोड़ लोगों से ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह की जो पॉइंट्स आपको याद रखना है कि अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड 40% गरीब जनसंख्या की बात करें, तो केवल 5% ही इनके पास आमदनी का जो हिस्सा है वह इनको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों समानता महत्वपूर्ण क्यों है, हमने देखा क्यों, इसे धर्म में भी हमने देख लिया, इसे हमने बिलीफ में भी देख लिया, इसे हमने क्रांति में भी देख लिया, एक सोसाइटी में भी देख लिया, सोसाइटी में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन करके देख लिया, और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो 5 आर्टिकल्स इसके लिए डेडिकेटेड है, हमने उसकी बात कर ली। और फिर हमने बात की कि आखिर जो ये विरोधाभास हमें देखने को मिलता है कि अगर सब कोई समानता का जो आदर्श है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसके बावजूद इनकी इतनी इनइक्वालिटीज है। सोचो अगर एक्सेप्ट नहीं करते तब कितनी इनइक्वालिटी होती। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज इक्वलिटी, और हम बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की एंड नेचुरल एंड सोशल इनइक्वलिटी की, ठीक है, हम इनकी बात करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका व्हाट इज इक्वलिटी, ठीक है। आखिर जो इक्वलिटी है वह है क्या, समानता को थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो बच्चों, समानता में जैसे अभी तक हमने बात की कि एक साझी, एक शेयर ह्यूमैनिटी होगी। एक हमने शेयर ह्यूमैनिटी की बात की, कॉमन ह्यूमैनिटी की बात की, शेयर लिख लें, कॉमन लिख लें, ठीक है। तो हमने कॉमन ह्यूमैनिटी की बात की, और इसी के चलते हमने देखा कि सभी ह्यूमन बींग्स जो है वे रिस्पेक्टेड है, ठीक है, और उन सभी को जो है समान मूल्य मिलना चाहिए, सभी मनुष्य जो है बराबर सम्मान, और सभी को जो है परवाह जो है उसके अधिकारी है बिकॉज ऑफ शेयर ह्यूमैनिटी। ये बात हम अब तक कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा ये तो पहली बात हो गई, ये पहली बात हो गई, ठीक है।
इक्वलिटी में ये पहली बात हो गई कि सभी जो व्यक्ति हैं वह एक साझी मानवता के कारण, हिंदी का वर्ड भी लिख लो बच्चों, ठीक है, साझी मानवता के कारण बराबर हैं। साझी मानवता के कारण ये जो है वह कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। कॉमन ह्यूमैनिटी, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, all human beings same respected deserve same respected same respect and consideration, सेम रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन, ठीक है, सम्मान और परवाह के अधिकारी हैं। लेकिन सेकंड इसमें यह कहा जाता है, एक बात तो हमने यहां पर समझ ली, लेकिन बच्चों दूसरी जो कंडीशन है वो ये कहती है कि क्या सभी व्यक्ति जो है वह हर कंडीशन में समान होंगे? क्या सभी देशों में ऐसी व्यवस्था की गई है? स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको याद रखना है कि समानता का ये मतलब कभी भी नहीं है कि सभी व्यक्ति जो है वह इसमें समान होंगे। सो इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है, अगर हम इक्वलिटी की बात करें तो इक्वलिटी का जो मतलब है वो ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभी व्यक्ति जो हैं हर कंडीशन में समान होंगे। ऑलवेज ट्रीटिंग पीपल विथ इक्वल रिस्पेक्ट, ऑलवेज ट्रीटिंग पीपल विथ इक्वल रिस्पेक्ट, ठीक है। तो यहां पर बच्चों फॉर एग्जाम्पल अगर हम पीएम की बात कर लें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी सेना में, मिलिट्री में किसी जनरल की बात करें तो यहां पर अगर ये ऑफिशियल स्टेटस इनके साथ है, आप ये सोचो कि नहीं बाकी सबको तोपों की सलामी मिल रही है तो आपको भी मिलनी चाहिए। आप ये सोचो कि भाई जो ट्रीटमेंट है जो राष्ट्रपति को मिल रहा है वो आपको भी मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि यहां पर क्या है। या फिर अगर आर्टिकल 361 में आप देखेंगे कि आर्टिकल 361 को आप राइट टू इक्वलिटी में एज ए एक्सेप्शन जो है वह स्वीकार करते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं इसको, पढ़िएगा आर्टिकल 361 में है क्या। तो बेसिकली आप देखेंगे कि कई ऐसी आर्टिकल्स है जो कि राष्ट्रपति को और गवर्नर को विशेष अधिकार देते हैं कि उन्हें उनके ऑफिस टर्म के दौरान ना तो गिरफ्तार किया जाएगा, ना ही उन पर कोई सिविल या क्रिमिनल केस जो है वह शुरू होगा। तो इस तरह की जो बातें, इस तरह के जो प्रोविजन है वह भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही किए गए हैं, ठीक है। तो ये प्रोविजन क्या हमारे राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है, या फिर इसमें हम आगे बात करेंगे रिजर्वेशन की, तो क्या वह इक्वलिटी के खिलाफ है? आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा इस क्लास में। तो सेकंड बात ये कहती है कि समानता को हमने देख लिया कि चूंकि साझी मानवता है, शेयर एंड कॉमन ह्यूमैनिटी है, और यहाँ पर सभी जो है वे रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन को डिजर्व कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर आगे जाकर ये कहती है कि क्या सभी व्यक्ति हर परिस्थिति में समान होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ऑफ मान लीजिए कि कोई ऑफिशियल स्टेटस है, ठीक है, तो इससे क्या होंगे, मान लीजिए पीएम है तो इन्हें स्पेशल स्टेटस एंड स्पेशल जो स्टेटस है और इनको जो विशेष अधिकार है, जो प्रिविलेज है वह तो मिलेंगे ना, जो प्रिविलेज है वह तो मिलेंगे, ठीक है। यहां पर ये बात जो है वह इंपॉर्टेंट हो गई। अब देखो, अब नेक्स्ट हमें देखना है बच्चों, नेक्स्ट हम इसमें समझते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि स्वीकार की जा सकती है, कौन सी ऐसी इनइक्वालिटी है जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। कुछ और बातों को हम समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखो, विच डिफरेंसेस आर एक्सेप्टेबल एंड विच आर नॉट। विच डिफरेंसेस, अगला प्रश्न क्या है आपके लिए, आपके देखो अगर हमने ये सोच लिया कि ठीक है पीएम का स्टेटस है, रैंक है, सो उन्हें जो है एक्स्ट्रा प्रिविलेज है, बाकी आपकी समान वो इक्वल नहीं है, ठीक है, उनकी जो स्थिति है वह आपसे अलग है। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंसेस की बात करें कि कौन से ऐसे डिफरेंसेस, अब आगे एक कदम हम और सोचते हैं कि अगर हमने अब तक ये बात कर ली कि ठीक है किसी को डिफरेंसेस या फिर किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि क्या ये जो ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट है जो कि अलग से दिए जा सकते हैं, स्पेशल प्रिविलेज दिए जा सकते हैं, और कौन से नहीं दिए जा सकते, है ना। तो अगला प्रश्न हमारे दिमाग में यही दौड़ता है कि अगर हमने समानता की बात की, थोड़ी सी असमानता की बात की, तो ऐसी कौन सी असमानताएं हैं जो कि एक्सेप्टेबल है। विच डिफरेंसेस आर acceptable and which are not, and which are not, ठीक है। किसे स्वीकार किया जाए, किसे स्वीकार नहीं किया जाए, किन असमानताओं को स्वीकार करें, है ना,
एंड किन्हें नहीं। तो इसमें देखो कि हम कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक डिफरेंस जो देखा आर्टिकल 15 में कौन कौन से डिफरेंसेस है, बस वही, ठीक है, आर्टिकल 15 याद कर लेना। तो अगर हम आर्टिकल 15 के अंतर्गत कुछ हम डिफरेंसेस की बात करते हैं जिसमें कि प्रोहिबिशन किया गया है, प्रतिबंध किया गया है कि आप इस आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वह नहीं करेंगे। तो बच्चों अगर हम जेंडर की बात करें, अगर हम रिलीजन की बात करें, अगर हम कास्ट की बात करें, वंश की बात करें, प्लेस ऑफ बर्थ की बात करें, तो ये इस आधार पर जो डिफरेंसेस हैं वह कैसे हैं, अनएक्सेप्टेबल हैं। इस आधार पर आप डिफरेंसेस नहीं कर सकते, अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, अस्वीकार है, अस्वीकार्य है। अगर आप समाज में इस आधार पर डिफरेंशिएट करो एक दूसरे को तो ये गलत होगा। सेकंड है इसमें कि देखो कुछ और ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि हम बात करें कि आपको जन्म से ही अगर कोई अवसर मिल गया, अवसरों की थोड़ी सी हम बात कर ले, और ये अवसर आपको मान लीजिए आपके जन्म के आधार पर मिल जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बच्चों कि अगर ये अवसरों की हम बात करें तो ये पहले से डिटरमाइंड नहीं होने चाहिए कि किस व्यक्ति को जन्म के आधार पर कौन सा अवसर दिया जाएगा, किस जॉब को करने का अवसर दिया जाएगा, पढ़ाई करने का अवसर दिया जाएगा, किसी व्यक्ति को जेंडर के आधार पर पढ़ाई करने का, घर से बाहर के काम करने का, ऑफिस वर्क करने का अवसर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। क्या कास्ट के आधार पर जो पीढ़ी दर पीढ़ी मान लीजिए उसके जो बाकी दादा परदादा है, अगर वह कपड़े का काम कर रहे हैं तो क्या उसे भी वही काम करना होगा या वो चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि जब हम अवसरों की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटीज है ना सोसाइटी में, ये डिसाइड नहीं होना चाहिए, नॉट बी, इनका पूर्व निर्धारण नहीं होना चाहिए। बाय बर्थ और सोशली, बाय बर्थ और सोशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। हमें जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं कम से कम वो हमारे जन्म से या फिर हमारे जो सामाजिक स्थिति है उससे तो बिल्कुल भी संबंधित नहीं होने चाहिए। तो देखो फिर भी अगर हम ये कहते हैं कि हमारे समाज में इंपॉर्टेंट तो ये भी है, अनएक्सेप्टेबल तो बच्चों ये भी है, लेकिन अगर हम ये देखें कि अनएक्सेप्टेबल जो है वह ये कितना है, सेकंड कंडीशन, तो हम देखेंगे कि इसे तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये फिर भी आप एक बार कर लो, है ना। अगर आप जेंडर बायस्ड हो जाओ, रिलीजन बायस्ड हो जाओ, रेस एंड कास्ट की जब हम बात करें, डेफिनेटली आप इसके आधार पर एक बार फिर भी भेदभाव कर ले, समझ में आता है। लेकिन आप किसी व्यक्ति से कि वह उस कम्युनिटी में या फिर वो किस जगह पर जन्म लिया है या फिर उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, इस आधार पर अगर आप उसको पहले से ही पूर्व निर्धारित कर दो कि उसे ये अवसर तो नहीं दिया जाएगा, ये ज्यादा बड़ी सिचुएशन है। सेकंड वाली ये सिचुएशन फिर भी हम एक बार सोच सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो ये भी है, अनएक्सेप्टेड ये भी है, बट अगर हम ये कहें कि ये तो टोटली अनएक्सेप्टेबल है, पूर्व निर्धारण आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर देखो दो तरह की असमानताएं जो है वह हमें समझ में आती है। ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि किन असमानताओं को हम स्वीकार कर सकते हैं, किन को नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो बच्चों कि ये दो तरह की जो असमानताएं हैं वह हो सकती हैं, और इन दो तरह की असमानताओं में एक तो होता है अवसर की असमानता, ठीक है, फर्स्ट अवसर की असमानता, समानता की बात करेंगे, असमानता की नहीं, ठीक है। अवसर की समानता देखेंगे कि समानता के अंतर्गत क्या, समानता का मतलब क्या है, ठीक है, और किन किन आधारों पर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल या फिर टोटली अनएक्सेप्टेबल जो चीजें हैं वह नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे अवसर की जो समानता है, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की हम बात करेंगे, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है इसका मतलब क्या है, आपने अभी तक बहुत सुना अवसर की समानता होनी चाहिए, हमारे प्रियम्बल में लिखा है, हमारे प्रियम्बल में है ना अवसर की समानता, देख लो यहीं पर कहीं पे
छोटा सा कि जो हमारी प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, इसमें मेंशन है ये वर्ड प्रियम्बल में, ठीक है। तो बच्चों देखो इसका मतलब है सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देयर स्किल्स एंड टैलेंट। अपने जो स्किल्स है, जो कौशल है, जो आपका टैलेंट है, ठीक है, उसको विकास करने का आपको प्रॉपर जो अवसर है वह मिलना चाहिए, ठीक उतना ही जितना किसी अन्य व्यक्ति को मिल रहा है। इसे ही हम अवसर की समानता कहेंगे। अवसर की समानता का मतलब क्या है? सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटी, अधिकार और अवसर, ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देयर, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को टू डेवलप देयर स्किल एंड टैलेंट, देयर स्किल एंड टैलेंट, अपने विकास का पूरा अवसर मिलना चाहिए। अच्छा ये देखो कि जब हमने फ्रीडम की बात की थी, फ्रीडम में भी हमने इस चीज को जाना था। फ्रीडम का मतलब क्या है? एक तो बाहरी प्रतिबंध ना हो, और दूसरा हमने उसमें जाना था कि एक और उसमें अर्थ छुपा हुआ था कि बाहरी प्रतिबंध ना हो। ये तो एक तरह से नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो गया। पॉजिटिव क्या है कि आपको अपनी योग्यता का जो विस्तार है, जो एबिलिटी डेवलप करने का मौका मिलना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इसी तरीके की बात जो है इसमें कही गई है। तो ये तो थी अवसर की समानता। अब देखो बच्चों, हम दूसरी असमानता की बात करते हैं, जो कि है आपकी अवसर की समानता की बात हो गई। अब हम प्राकृतिक और सामाजिक असमानता की बात करते हैं। प्राकृतिक और सामाजिक, प्राकृतिक और सामाजिक असमानता। नेचुरली एंड सोशल। देखो नेचुरली का मतलब क्या हुआ? जैसे कि अगर हम जेंडर की बात करें, ठीक है, जेंडर की बात करें कि लोगों को लगता है कि ठीक है उसका चूंकि जन्म जो है वह महिला के रूप में हुआ है इसलिए वह कमजोर है। ये क्या हो गया बच्चों? ये आप एक तरह से प्राकृतिक कारण में रख सकते हैं। तो प्राकृतिक और सामाजिक मान्यता में अगर हम देखें, असमानता में देखें, तो सबसे फर्स्ट क्या है बच्चों कि देखो यहां पर प्राकृतिक और सामाजिक में अवसरों की अगर हम असमानता की बात करें कि सोसाइटी के द्वारा क्या बनाया हुआ है ना, मतलब सोसाइटी के द्वारा मेन चीज ये है कि जब हम सोशल की बात करेंगे, पहले सोशल को समझो। सोशल की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है क्रिएट बाय सोसाइटी। सामाजिक असमानता का मतलब होता है जो कि सोसाइटी ने क्रिएट की हो, क्रिएट बाय सोसाइटी, ठीक है, समाज के द्वारा जिस असमानता को बनाया हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल कास्ट, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी, ठीक है। और यहां पर जब हम प्राकृतिक की बात करेंगे कि जो नेचुरली है, जो प्राकृतिक रूप से जो आपको दिखता है, और इसका एक और मतलब हुआ कि आपकी प्रतिभा, क्षमता और आपके चयन का जो कारण है, ठीक है, ये रिजल्ट किसका होगा? प्राकृतिक या नेचुरल। अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें तो जो प्राकृतिक इनइक्वालिटी है, ठीक है, ये आप रिजल्ट है डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंसेस का, कैपेबिलिटीज का एंड टैलेंट का। रिजल्ट ऑफ डिफरेंसेस, डिफरेंट कैपेबिलिटी। आपकी क्षमता अलग अलग है, आपका जो स्किल है, जो टैलेंट है, ये अलग अलग है, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई वो तो जो है वह जन्म से ही बहुत ज्यादा होशियार है, तो ये क्या हो गया, इसको आप प्राकृतिक में ले आओ। लेकिन अगर सोसाइटी के द्वारा कुछ क्रिएट किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कास्ट, या फिर इसमें आएगा कि मान लीजिए एक जो समुदाय है, ठीक है, वह दूसरे का एक्सप्लॉइटेशन कर रही है, वह दूसरे का शोषण कर रही है, तो ये किस में आएगा? ये नेचुरली आएगा या फिर सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किया हुआ है? तो यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन या शोषण की जब बात होगी बच्चों, ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा आपका सामाजिक असमानता में। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि लोगों को लगता है कि जो इंटेलेक्चुअल जो काम कर रहे हैं उनका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय उसके कि जो व्यक्ति कोई हाथ से काम कर रहा है, कोई मैनुअली वर्क कर रहा है, कोई मजदूर है। तो यहां पर एक इंटेलेक्चुअल वर्क को अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया तो ये सामाजिक रूप से असमानता को क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो यहां पर प्राकृतिक रूप से तो ये समझ में आ रहा था कि चूंकि उस व्यक्ति में प्रतिभा जो थी और उसने जिस चीज का
चुनाव किया, ठीक है, जो उसका चयन था, उसके कारण जो इनइक्वालिटी एक डेवलप हुई उसको हमने नेचुरली कह दिया। लेकिन जो इनइक्वालिटी सोसाइटी ने क्रिएट किया है ना, जो, और इसमें आएगा जैसे अवसरों की असमानता जो है कि एक को अवसर ज्यादा है, एक को अवसर कम है, और ये जो सोसाइटी ने क्रिएट किया है उसको हम सोशल इनइक्वालिटी कहेंगे। फॉर एग्जांपल कास्ट की इनइक्वालिटी, या कास्ट के आधार पर या जेंडर के आधार पर किसी को आगे ना बढ़ने देना, है ना, तो यहां पर एक्सप्लॉयटेशन जो है वह भी इसमें आ जाएगा। अब देखो एक और आप यहां पर उदाहरण को समझो बच्चों, कि अगर मान लो एक लंबे समय से, जो लास्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक बहुत लंबे समय से ये चला आ रहा था कि जो महिलाएं हैं वह क्या है, अबला है, ठीक है, वीकर सेक्शन है, और ये मान लिया कि ये जन्म से ही है, मतलब इन्हें प्राकृतिक रूप से असमानता हो गई। कहते नहीं प्रकृति ने ही इन्हें ऐसा बनाया है कि वह कोमल है एंड वो उनमें बल नहीं है, तो ये बात हो गई किसकी, प्राकृतिक हो गई। लेकिन देखो ये बात जो है वह प्राकृतिक कम और समाज के द्वारा बनाई हुई ज्यादा लगती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो समाज है वह कह रहा कि हमारे यहाँ जो है वह पिछले 500 वर्षों से ऐसा ही हो रहा है, अगर हमने इसको चेंज किया तो भूकंप आ जाएगा, ठीक है। आप उसी चीज को मानते चले जाते हैं, मानते चले जाते हैं, और एक समय के बाद आप ये पाते हैं कि यहाँ पर जो ये नेचुरली थी ना, जो सोशल इनइक्वालिटी का उदाहरण था, वो नेचुरली में आपने फिट कर दिया। और यही एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहां पर अगर जो 20% जो व्हाइट लोग थे, जो गोरे लोग थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे वो रूल कर रहे थे, क्योंकि उनके द्वारा ये माना गया कि जो नॉन व्हाइट है वे इंटेलेक्चुअल नहीं होते, इन्हें कोई और काम नहीं आता, इन्हें केवल हम एज ए स्लेवरी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सोशली इनइक्वालिटी हो गई, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो नॉन व्हाइट है उसमें बुद्धि ही नहीं होती, वो ठीक से नहीं कर सकते कामों को, तो उन्होंने ये चीज कह दी कि भाई ये तो नेचुरली है, चूंकि हम व्हाइट है ना, व्हाइट मैन बर्डनशिप, श्वेतभोज सिद्धांत। श्वेतभोज सिद्धांत आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि हमने जहां जहां शासन किया ना वो उपनिवेशवाद नहीं था, वो तो हमने चीज, वो एक तरह से साम्राज्यवाद था, हमने अपने साम्राज्य बनाया। और चूंकि व्हाइट मैन बर्डनशिप ये कहता है कि जो व्हाइट लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, वो इंटेलेक्चुअल है और ईश्वर ने उन्हें भेजा है कि जाओ इस पूरी पृथ्वी का जो सिस्टम उसको ठीक करके आओ। तो एक तरह से अपनी नस्ल को इंटेलेक्चुअल बताना एंड बाकी सभी नस्लों पर खुद को सुपीरियर मानना, ये व्हाइट मैन बर्डनशिप थी, श्वेतभोज सिद्धांत, है ना। और वो सिद्धांत उन्होंने कहीं ना कहीं इस प्रकृति से जोड़ दिया, लेकिन वो था उन्हीं के द्वारा क्रिएट किया गया, ठीक है। आप समाज में बहुत से ऐसे पाखंड देखेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं ऐसा काम नहीं करना है, ये तो नेचुरली है, बट ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि वो इस समाज के द्वारा बनाया हुआ हो, लेकिन इतने समय अंतराल तक वो परंपरा खिंच गई, इतने समय अंतराल तक वो परंपरा खिंच गई कि आप भूल ही गए कि वो नेचुरली था या इस समाज का बनाया हुआ नियम था, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं और हम समझते हैं इंपॉर्टेंट 3 डायमेंशंस को बच्चों। इंपॉर्टेंट 3 डायमेंशंस की हम बात करते हैं, 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। अब देखो डायमेंशंस का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये देखें कि हमने समानता क्या है ये भी जाना, कुछ हमने उदाहरणों की बात की, अवसर की समानता की बात की, ठीक है, अवसरों की समानता की बात की, प्राकृतिक और सामाजिक असमानता की बात की, और अब हम बात करेंगे 3 आयामों की। आखिर ये जो सवाल है कि समाज जो है वह अपने लिए किस तरह की इक्वालिटी को चाहता है, कौन सी इक्वालिटी है जिसे वह चाहता है, और कौन सी इक्वालिटी है जो कि अनएक्सेप्टेबल है, किस तरह की इक्वालिटी की वह डिमांड करेगा, किन किन क्षेत्रों में, वही इसके आयाम होंगे। अब देखो हम समझते हैं नेक्स्ट, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कभी अगर आप इक्वालिटी लिखो कि अगर समानता से आप क्या समझ रहे हैं, एक वर्तमान परिदृश्य में, करंट सिनारियो में जो इक्वालिटी है या इनइक्वालिटी से जोड़कर पूछा जाता है किस तरह की इनइक्वालिटी आप देखते हैं। और अगर हम इक्वालिटी के प्रमोट करने की बात करें तो समाज में, सोसाइटी में किस तरह की इक्वालिटी जो है वह आप देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो हम 3 डायमेंशंस की बात करते हैं, आयाम की, है ना, 3 आयामों की। तो बेसिकली बच्चों हम कई तरीके की जो समानता है वह चाहते हैं, और उसमें एक समानता जो है, ठीक है, वह आपकी पॉलिटिकल, राजनीतिक, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड जब हम बात करेंगे और थर्ड हम जब देखेंगे, एक हो गया आपका इकोनॉमिकल,
और तीसरा आपका हो गया सोशल, सामाजिक रूप से। केवल सोशल लिख लेते हैं, ठीक है, सोशल। तो यहां पर ये 3 तरह के जो आयाम हैं, हम इसके लिए प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम राजनीतिक या पॉलिटिकल जो इक्वलिटी है इसकी हम बात कर ले, ठीक है। तो देखो एक समाज जो है वह किस, पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ बच्चों? पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब हुआ कि एक जो सोसाइटी है, जो कंट्री है, वह अपने सिटीजन्स को क्या क्या राइट दे रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिटीजन्स की बात करें तो इन्हें इक्वल सिटीजनशिप दे रखी है, अपने नागरिकों के लिए समान नागरिकता, कोई भेदभाव इसमें नहीं है, इक्वल सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये पॉलिटिकल इक्वलिटी हो गया। सेकंड हम कहेंगे राइट टू वोट की बात करते हैं। तो राइट टू वोट, सभी को जो है समान अधिकार है वोट डालने का, ये आपका पॉलिटिकल इक्वलिटी हो गया। हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपकी कौन सी स्वतंत्रता है? ये स्वतंत्रता आपकी बच्चों पॉलिटिकल में आएगी, ठीक है। आपका मूवमेंट करना, आंदोलन या फिर एसोसिएशन बनाना, ठीक है। तो यहां पर बच्चों जब हम पॉलिटिकल की बात करेंगे मतलब ऐसे फ्रीडम ऑफ बिलीव है ना, आप विश्वास कर रहे हैं इस तरह की पॉलिटिकल इक्वालिटी पे जिससे आपके अधिकारों का विकास हो, तो आपको जो लीगल राइट है ये मिल सके, आपके अधिकारों का विकास हो और आपको जो लीगल राइट है ये मिल सके, ये आपका पॉलिटिकल इक्वालिटी हो गया। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी अगर आएगा तो आप लिख लेंगे कि राजनीतिक समानता क्या है कि आमतौर पर एक लोकतंत्र में सभी जो सदस्य हैं उनको समानता की बात करते हैं, उनके लिए समान अधिकारों की बात करते हैं और उनके लिए कुछ लीगल राइट्स की बात करती है, फॉर एग्जाम्पल राइट टू वोट, ठीक है। तो यहां पर उनके नागरिकों के विकास के लिए, नागरिकों की आजादी के लिए जितनी समानता जरूरी है उतनी समानता उनको प्रोवाइड करना, उनको ऐसे अधिकार देना, और यही आपका क्या है? राइट टू इक्वालिटी और पॉलिटिकल राइट का डायमेंशन, एक डायमेंशन हो गया, ठीक है, एक डायमेंशन हो गया। अब आगे हम देखेंगे बच्चों, सेकंड है सामाजिक समानता की हम बात करेंगे, ठीक है। सोशल, सामाजिक समानता की बात करेंगे कि आपकी जो सोशल इक्वालिटी है वह क्या है। सोशल का मतलब हुआ बच्चों कि एक समाज में साधन और अवसर पाने का मौका, साधन और अवसर पाने का मौका, ठीक है। तो यहां पर जब हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, समान अवसरों की बात करते हैं, तो ये आपके सोशल इक्वलिटी का हिस्सा होगा, ताकि आपके पॉलिटिकल में जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो कि अगर हम फेयर एंड इक्वल चांस की बात करें, फेयर एंड इक्वल चांस, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जो मौका है वह मिलना चाहिए अपने विकास के लिए, सोशल इक्वलिटी हो गया। और यहां पर हम बात करते हैं एजुकेशन की, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एंड इसके अलावा आप मिनिमम वेज की बात करें, तो यहां पर क्या है बच्चों कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके सोशल इक्वालिटी का पार्ट होंगे। अब देखो कुछ और बातें मैं आपको बताती हूं कि अगर हम ये कहें कि समानता का ये जो उद्देश्य है, सामाजिक समानता की अगर हम बात करें कि राजनीतिक समानता आपने जब दे ली तो सामाजिक रूप से जो लोग हैं वह समान हो सके, इसके लिए कुछ अधिकारों को सुनिश्चित करना होता है कि हर जो व्यक्ति है उसके पास समान रूप से अवसर हो आगे बढ़ने के, उसके पास समान रूप से अवसर हो जॉब के, समान रूप से अवसर हो उसके पास शिक्षा के। तो ऐसी कुछ व्यवस्थाएं जो है वह करनी होती हैं, ठीक है। साथ ही साथ देखो कि समाज के ऐसे सदस्य जिनके पास ठीक जो पैसा है वो तो फिर भी ये चीज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा वर्ग जिसके पास मान लो जो गरीब है, ठीक है, जो पुअर पीपल है, वह आखिर कैसे करेंगे? उनकी अगर रिसोर्सेज तक मेन जो बेसिक गुड्स है, बेसिक नीड्स है, वही उनकी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो वो कैसे अपने लिए एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए बात कर सकते हैं? तो यहाँ पर उनके पास इक्वल चांस नहीं है, उनके पास एक तरह से वो अपॉर्चुनिटी, ना एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है और ना ही उनके पास हेल्थ की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वह यह प्रयास करेगी, और गवर्नमेंट ये जो प्रयास है वह कई तरीके से कर सकती है, उसको हम सबसे लास्ट वाले पॉइंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों सामाजिक असमानता हमने देख लिया कि अगर हम भले ही सबके लिए समान अवसर दे रहे हैं, लेकिन अगला इसमें एक प्रश्न चिन्ह जानते हैं क्या खड़ा हो जाता है
एक प्रश्न चिन्ह इस पे ये लग जाता है कि आप जब सभी के लिए समानता की बात करते हैं और ऐसा वर्ग जो अपने लिए एजुकेशन हेल्थ नहीं पा सकता तो उसके लिए क्या होगा। तो उसके लिए सरकार अलग से जो कुछ प्रयास है वह करेगी। गवर्नमेंट की इसमें भूमिका होगी कि वह सार्वजनिक स्थलों की बात करें, रोजगार की बात करें, ठीक है, महिलाओं के लिए समान अधिकारों की बात करें, तो ये सारी चीजें जो है वह गवर्नमेंट करने का प्रयास करेगी। तो यहाँ पर सोसाइटी में, एक समाज में सभी जो वर्ग है सभी क्षेत्रों में समान रूप से उनको मौका मिले, ये आपका सोशल हो गया। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक की, ठीक है। आर्थिक समानता का मतलब क्या है? आर्थिक समानता की जब हम बात करेंगे बच्चों, इसका मतलब है, देखो सबसे पहले तो ये देखो कि अगर हम आर्थिक समानता और असमानता, ठीक है, इसको समझें। आर्थिक असमानता का मतलब क्या है? आप समाज में देखते हैं कि अगर हम धन संपदा की बात करें, वेल्थ की बात करें, हम स्टेटस की बात करें, ठीक है, हम इनकम की बात करें, तो यहां पर आपको एक बहुत बड़ा जो वर्ग है वह ऐसा देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ज्यादा रिच है। सीधी सी बात है कि एक गरीब और अमीर के बीच का जो अंतर है वही इकोनॉमिक अंतर हो गया, ठीक है। एक रिचेस्ट एंड एक जो पुअर पीपल है, पुअर अगर हम लोगों की बात करें कि जो गरीब है, इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है ना, बस वही इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी कहा जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी जो है वेल्थ, स्टेटस, इनकम, और सीधी सी बात है कि रिचेस्ट एंड पुअर जो ग्रुप है इनके बीच का जो अंतर है उसे ही हम आर्थिक अंतर की जो बात है वह कहते हैं। ठीक है, जो संपन्न है, जो निर्धन है, इसके बीच की एक डिग्री आप देख लो, इसके बीच का जो प्रोपोर्शन है आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आर्थिक असमानता जो है वह कितनी है। तो क्या यहाँ पर एक लोकतंत्र में सभी को यह अवसर दिया जाना चाहिए कि वह अपनी हालत को सुधार सके, उसके पास जो इनकम है, अपनी जो आय है वह बढ़ाने को उसको मौका मिल सके? तो ये आप देखेंगे कि आर्थिक रूप से कई ऐसी विचारधाराएं जो है, ठीक है, आर्थिक रूप से आप देखेंगे कि इसमें आपको कई विचारधाराएं पढ़ने का मौका मिलता है। चलो उसको भी यही पढ़ लेते हैं, ये मैं ऊपर लिख देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, चूंकि एक ही जगह पर लिखा रहेगा तो आपको ज्यादा अच्छे से बच्चों समझ में आएगा। तो 3 डायमेंशंस में जो हमारा ये तीसरा डायमेंशंस है वह क्या है? चलोगे इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता, और सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं आर्थिक असमानता में कि जो रिचेस्ट एंड जो पुअरेस्ट जो पीपल है, जो ग्रुप हम कह लें, चलो पीपल लिख लेते हैं, ठीक है, तो इनके बीच का जो अंतर है बच्चों, चाहे हम वेल्थ की बात करें, चाहे हम इसके स्टेटस की बात करें, ठीक है, इसी अंतर को हम आर्थिक असमानता कहते हैं। आर्थिक असमानताओं को लेकर जैसे आपने मार्क्सिज्म सुना होगा, आपने सोशलिस्ट सुना होगा, मार्क्सवादी और समाजवादी जो विचारधारा है वह इसी असमानता को कम करने की जो बात है वह करती हैं। ठीक है, तो हम 2 विचारधाराएं जो है वह पढ़ते हैं। एक तो है आपकी मार्क्सवादी, चलो ये सारा इंग्लिश में ही लिख देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक विचारधारा की हम बात करेंगे जो कि है आपकी मार्क्सिज्म, मार्क्सवादी, और दूसरी विचारधारा जो है जिसकी हम बात करेंगे जो कि होगा आपका लिबरलिज्म यानी उदारवाद। सबसे फर्स्ट देखो बच्चों कि जब हम मार्क्सवाद की बात करेंगे, मार्क्सिज्म में क्या कहा गया है? मार्क्सिज्म में यह कहा गया बच्चों कि जो ये आर्थिक असमानता है ना, ये जो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है, ये पूंजीवादी जो व्यवस्था थी, पूंजीवादी व्यवस्था जिसमें कि रिसोर्सेज पर कुछ प्राइवेट लोगों का जो स्वामित्व है वह होता है, इस वजह से है। तो मार्क्सिज्म जो है वह क्या कहता है कि जो रिसोर्सेज हैं इनकी प्राइवेट ऑनरशिप है, ठीक है, इनकी
प्राइवेट ऑनरशिप है और यही एक कारण है कि इतना ज्यादा इनइक्वालिटी जो है। तो रीजन क्या बताया मार्क्स ने, क्या कहा था कि जो निजी स्वामित्व आप कर रहे हैं रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल चाहे हम भूमि की बात कर ले, हम खनिज की बात कर ले, हम ऑयल की बात कर ले, है ना, लैंड हो, फॉरेस्ट हो, प्रॉपर्टी हो, तो अगर आपने प्राइवेट ऑनरशिप जो है वह ज्यादा दे रखी है तो ऐसे में असमानता जो है वह काफी बढ़ेगी। अब देखो यहां तक मुद्दा केवल रिसोर्सेज का नहीं है, मुद्दा जानते हो कब बढ़ जाता है, प्राइवेट ऑनरशिप जो है बच्चों, अब जैसे इनके पास रिसोर्सेज हैं तो अब ये जो है वह ज्यादा रिच होंगे, अब जो रिच होगा वह इन्फ्लुएंस कर पाएगा किसको, गवर्नमेंट को, तो ये गवर्नमेंट को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा कि इनके पक्ष में जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज है वह बन जाए, ठीक है, इनके पक्ष में नीतियां जो है वह बन जाए, तो ये ज्यादा जो सिस्टम है ये ज्यादा खतरनाक हो गए, क्योंकि ऐसे में गरीब लोगों का जो ख्याल है वह नहीं रखा जाता और एक पूरा ये थ्रेट है एक तरह से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर वेलफेयर की बात होती है, एक अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके कल्याण की अगर बात हो रही है, और ऐसे में अगर मान लो प्राइवेट ऑनरशिप है सभी रिसोर्सेज की और ये गवर्नमेंट की नीतियों को इन्फ्लुएंस अगर कर लेते हैं अपने पक्ष में, तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए एक थ्रेट होता है, एक खतरा होगा, ठीक है। तो ऐसे में इनके द्वारा यह कहा जाता है कि आप इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज है ना, उसे कम करने के लिए क्या करेंगे, जनता जो है इस पर नियंत्रण कर ले, पब्लिक कंट्रोल हो ओवर एसेंशियल रिसोर्सेज। तो इसका वह सॉल्यूशन क्या देते, ये तो रीजन हो गया, इन्होंने सॉल्यूशन दिया कि जो जनता है उसका नियंत्रण हो, पब्लिक कंट्रोल हो रिसोर्सेज पर, तभी स्थिति सुधरेगी। Public control over essential resources। तो ये हो गया मार्क्सवादी, ठीक है, ये रीजन हो गया और ये इन्होंने सॉल्यूशन दे दिया। अब देखो बच्चों, अब हम आगे बात करेंगे कि आखिर उदारवाद की जो अवधारणा है वह क्या कहती है, इसको भी समझ लेते हैं। तो मार्क्सिज्म की हमने बात कर ली, ध्यान रखना इन दोनों में हमने किसी कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा, हमने सोशल इनइक्वालिटी में किसी कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा, हमने पॉलिटिकल इनइक्वालिटी में किसी कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा, मेन कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं वह हम किस में पढ़ रहे हैं, आर्थिक असमानता में, ठीक है। लीगल राइट यहां लिख देती हूं। देखो एक ही बात एक ही पेज पर अगर सारी इंफॉर्मेशन रहती है ना तो आपको रिवाइज करने में भी काफी आसानी हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ बच्चों कि सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपको एक फ्लो चार्ट में दूं, ताकि आपको बहुत इजी हो जाए नोट्स बनाना, ठीक है। और अगर आप देखो कि मान लो कुछ बच्चे कहते हैं मैम नोट्स कैसे बनाए, मैं आप सभी के जो कमेंट्स है वह देखती रहती हूँ, क्यों परेशान रहते हो नोट्स को लेकर, जब ऑलरेडी मैं नोट्स आपको बनवाती हूँ। अगर आप इस तरीके से आपने 1 या 2 रीडिंग कर ली और आप जब आपने इस तरह से शॉर्ट पॉइंट में सारे नोट्स बना दिए, तो अगर आपने मार्क्सिज्म अब आपको लिखना है, मान लो अब आपको सेंटेंस में मार्क्सिज्म लिखना है, आपको कीवर्ड पता है, देखो पैराग्राफ रीडिंग करोगे भूल जाओगे। अगर आप शॉर्ट पॉइंट्स में याद रखते हो कि मार्क्सिज्म में जो है एक रीजन है और ये इसका है, तो आप सटीक रूप से जो डेफिनेशन है वह लिख पाओगे, तो यहाँ पर कीवर्ड से आपको चीजें याद आ जाती है। तो ये एक काफी अच्छा तरीका होता है जिससे आप अपने नोट्स मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पर हमने मार्क्सवाद की बात कर ली, अब हम दूसरी बात करेंगे लिबरलिज्म की यानी उदारवाद की। तो मार्क्सिज्म हो गया, अब हम देखो इसका दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उदारवाद। उदारवाद कहता है कि अगर आपको आर्थिक असमानता को कम करना है तो आप प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत पर विश्वास कीजिए। लिबरलिज्म क्या कहता है कि संसाधनों का वितरण आप कुछ ऐसे करो, ठीक है, कि न्यूनतम जो अवसर है और आप संसाधनों के वितरण के लिए एक जो सभी को न्यूनतम अवसर मिले और इसके लिए राज्य हस्तक्षेप करे, स्टेट जो है वह इंटरवेन करे, बिकॉज ऑफ राज्य के हस्तक्षेप के बिना अपने आप जो आय की असमानता है वह कम नहीं होगी। तो देखो यहाँ क्या कहा जा रहा था, यहाँ पर जनता को कहा जा रहा था कि जो जनता है वह नियंत्रण कर ले, ठीक है, ये कहा जा रहा था ना कि जनता जो है वह कब्जा कर ले रिसोर्सेज पर, तब जो असमानता है वह कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये मार्क्स कहते हैं, आपने और भी इस तरह के जो कोट है वह सुने होंगे कि दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए पूरा संसार है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई क्यों, जब एक मजदूर मतलब इतना ज्यादा कठिन श्रम करता है और वह इतने डेवलपमेंट में, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में अगर उसका हाथ है, तो आखिर वो उसकी फिर झोपड़ी क्यों है, उसके पास घर क्यों नहीं है।
तो ये एक विचारधारा कहती है मार्क्सिज्म की। तो यहाँ क्या कहते हैं कि दुनिया के जो सारे मजदूर है, जो सारे वर्कर्स है, वह एक हो जाएं, क्योंकि इनके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए काफी कम। तो लिबरलिज्म की जो धारणा है बच्चों, ये कहती है कि प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन पर बिलीव करती है। प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन, ठीक है। और इसमें यह कहा जाता है कि रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक एफिशिएंट तरीका यह हो सकता है कि गवर्नमेंट कर दे। इसमें यह कहा जा रहा है कि एफिशिएंट जो वे हो सकता है, एक एफिशिएंट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग resources and reward in society, समाज को भी जो लाभांश बांटा जा रहा है, जो रिवॉर्ड दिया जा रहा है, रिवॉर्ड इन सोसाइटी, ठीक है। तो एफिशिएंट वे क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर जो स्टेट है वह इंटरवेन करे। एफिशिएंट वे क्या हो सकता है कि राज्य का हस्तक्षेप हो, स्टेट इंटरवेन करे। राज्य हस्तक्षेप करे, ठीक है। और यहां पर इवन इतनी तो मतलब मिनिमम रिसोर्सेज सबको मिल जाए, इसके लिए गवर्नमेंट प्रयास करे। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के पास अरबों की संपत्ति है, दूसरा जो व्यक्ति है उसके पास बेसिक गुड्स के लिए वह परेशान है, उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान जैसे जो बुनियादी चीजें हैं वो उसके लिए भी बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहा है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा उसको प्रयास करना पड़ रहा है। इसलिए तो देखो कि गवर्नमेंट जो है फ्री में राशन मुहैया कराना, पीएम आवास योजना, ये सारी चीजें क्या है कि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी घर का सपना ना देखा हो, जो एक झोपड़पट्टी में रह रहा हो, उसके लिए भी व्यवस्था हो सके। तो जब कभी आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स का काम लिखना हो, गवर्नमेंट की स्कीम्स को सपोर्ट करना हो, तब आप उदाहरण ले सकते हैं, तब आप इसको कोट कर सकते हैं, लिबरलिज्म को, उदारवाद को। उदारवाद का जो कॉन्सेप्ट है वह ये कहता है कि आर्थिक असमानता को कम करने का जो तरीका है वह क्या है कि राज्य हस्तक्षेप करे, क्योंकि अपने आप तो कभी भी जो ये इकोनॉमिक बैलेंस है वह नहीं बन पाएगा, आर्थिक समानता नहीं आ पाएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है उसे ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा एंड फ्री एंड फेयर जो कंडीशन है वह देनी होगी, ठीक है। तो यहां पर देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं, अब यहां पर हमने देखो लिबरलिज्म की बात कर ली ना, अब देखो अब हम इसे सोशलिस्ट से थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं। तो चूंकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से ही जुड़ते हैं, आपका चाहे मार्क्सिज्म हो, सोशलिस्ट हो एंड आपका लिबरलिज्म हो, ठीक है। हालांकि इसमें फेमिनिज्म की भी बात की गई है, फेमिनिज्म नारीवादी की भी बात की गई कि ऐसे अवसर जो अब तक नारियों को नहीं मिले, ठीक है, वो उन अवसरों को अब ले सके। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा और कुछ कॉन्सेप्ट बताना, लेकिन वो नेक्स्ट स्लाइड पर ही हम बताएंगे। तो यहां पर देखो बच्चों कि हमने लिबरल्स जो है वह क्या कह रहे हैं और सोशलिस्ट क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा इसे भी समझ लो कि अब तक देखो हमने मार्क्सिज्म की बात कर ली। देखो फिर से समझो, क्योंकि हो सकता है बच्चों की जब कभी आपको इस तरह से आर्थिक असमानता पे लिखने आए तो पर्टिकुलर मार्क्सवाद से रिलेट करके पूछ लिया जाए। मेंस में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, पर्टिकुलर समाजवाद से आपको पूछ लिया जाए, या फिर पर्टिकुलर उदारवाद से आपको पूछ लिया जाए। यही तीन कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जब हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो इसमें हमें तीन कॉन्सेप्ट देखने होते हैं। दो कॉन्सेप्ट को आप देख चुके हैं। पहला कॉन्सेप्ट इसमें हमने देखा मार्क्सवाद, फर्स्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट हमने इसमें बात की उदारवाद की, और थर्ड जो कॉन्सेप्ट अब हम देखने वाले हैं और कंपेयर करेंगे हम उदारवाद से, इसको ये होगा आपका सोशलिस्ट। ठीक है, अभी हम कंपैरिजन करते हैं इन दोनों के बीच में। तो सबसे फर्स्ट देखो बच्चों कि उदारवाद जो है वह क्या कह रहा है। उदारवाद कह रहा है, जहां पहले सोशलिस्ट को समझ लो, तो जो सोशलिस्ट है, जो समाजवादी विचार, समाजवाद का मतलब है क्या, याद रखना कि बच्चों ये एक सेट ऑफ
पॉलिटिकल सेटअप पॉलिटिकल आइडिया, ये एक राजनीतिक विचारों का एक ऐसा संगठन, एक हम एक ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है। समाजवादी जो विचारधारा है, सेटअप पॉलिटिकल आइडिया, जो कि इनइक्वालिटी को सेटअप पॉलिटिकल आइडिया, ठीक है। और ये जो आइडिया है बच्चों, ये कहता है कि जो पूंजीवादी परंपरा थी ना, वो रीजन है। रीजन क्या है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का। समझ तो आप गए होंगे किसका रीजन मैं बता रही हूं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका जो रीजन है वह क्या है? इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, औद्योगिक पूंजीवादी व्यवस्था कारण है, ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का। और यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया रिसोर्सेज का, वह बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीके से किया गया, इनजस्ट किया गया। साथ ही याद रखना बच्चों कि इसमें यह कहा जा रहा है, सोशलिस्ट में यह कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो है वह इस तरीके से, गवर्नमेंट इस तरह की इनइक्वालिटी को डायरेक्ट कम तो नहीं कर सकती, लेकिन यहां पर एक सॉल्यूशन जरूर दिया जा रहा है। और ये सॉल्यूशन कहता है कि गवर्नमेंट जो है वह जो पुअर पीपल है उनके फेवर में कुछ स्कीम्स बना सकती है, ठीक है। और यहां पर एजुकेशन और हेल्थ की अगर हम बात करें स्पेशली, तो ये इनका कभी प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। एजुकेशन एंड हेल्थ जो है वह गवर्नमेंट सबको प्रोवाइड करे, ये बात इसमें कही जाती है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों कि सोशलिस्ट और लिबरलिज्म के बीच में जो मेन कंपैरिजन है वह जानते हो किस चीज का है? वह है कि एक ये मानता है, जो सोशलिस्ट है बच्चों, ये मानता है कि जो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है, जो सोशल इनइक्वालिटी है और जो आपकी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ये तीनों लिंक्ड है ना, जुड़ी हुई हैं। और जो आपकी इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है, ये आपस में कैसी है? इंटरलिंकिंग है, ये परस्पर जुड़ी हुई हैं। एक है इसलिए दूसरा है। जब तक सब खत्म नहीं होंगे तब तक इन सबको खत्म नहीं किया जाता, बने ही रहेंगे, ये बात इसमें कही गई। लेकिन आगे देखो, लिबरलिज्म जो है वह इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानती, वह इस कॉन्सेप्ट को क्या करती है बच्चों? इस कॉन्सेप्ट को खारिज करती है, इससे डिसएग्री होती है। और उदारवाद की जो धारणा है वह ये कहती है कि अगर हम देखें तो हर एक इनइक्वालिटी को हम एक पर्टिकुलर पॉलिसी बनाकर हम उसको टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो उदारवाद का कॉन्सेप्ट है वह ये कहता है कि हम एक एक को हम टैकल कर सकते हैं, टैकल एप्रोप्रिएट, ठीक है। अगर हम चाहें तो निश्चित रूप से एक जो है, मान लीजिए हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी को बढ़ावा दे रहा है, तो सभी को दे दो ना, वोटिंग राइट दे दो, राइट टू वोट की बात करें, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करें, सभी को चुनाव लड़ने की बात करें। या फिर अगर हम इकोनॉमी के लिए बात करें तो गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स बना दे। अब जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, देखो ये वाला जो पॉलिटिकल आइडिया नहीं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए प्रश्न आता है कि अगर एक जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट की हम बात करें, उसे कौन सा फॉर्मूला अपनाना चाहिए? आप बताइए उसे कौन सा। इंडिया की गवर्नमेंट को अपने यहाँ जो इनइक्वालिटी है, और ऑल ओवर द, अगर हम वर्ल्ड देखें, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व की बात करें, देखो पूरे विश्व में समाज ने, सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कौन कौन से कॉन्सेप्ट अपनाए, वो सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं बच्चों। और इसमें देखो कि अगर हम ये कहें कि भारत सरकार के द्वारा इनइक्वालिटी को कम करने के लिए क्या मार्क्सिज्म को कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए? क्या सभी को जनता के हवाले कर दे हर एक चीज को? मार्क्सिज्म क्या कहता है कि जनता के नियंत्रण में हो सारी चीजें, है ना, जनता के नियंत्रण में। जो प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, जो ऑनरशिप हो रही है, वो गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करके नीति अपने पक्ष में बनवा लेगी। लिबरलिज्म जो कॉन्सेप्ट है वह क्या कह रहा है कि एक एक को एप्रोप्रिएट तरीके से हम क्या कर सकते हैं? टैकल कर सकते हैं और हम इसको खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिबरलाइजेशन है, लिबरलिज्म है। और सोशलिस्ट क्या कह रहा है? सोशलिस्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन ये है। देखो पीटी में भी क्वेश्चन खूब आ जाते हैं, ध्यान रखना। पीटी में मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि आर्थिक असमानता के संबंध में मार्क्स के क्या विचार है, और 4 कॉन्सेप्ट आपको दे दिए जाए। या फिर क्वेश्चन आ जाए कि मैं अभी आपके फ्रीडम, इक्वालिटी, है ना, ये सारे आइडियाज हो गए। इसमें पीटी के क्वेश्चंस में कम प्रैक्टिस करा रही हूं क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग आपके लिए ज्यादा है।
और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप जरूर लिखिएगा सभी बच्चे कि अगर हम वर्तमान विश्व की बात करें तो आर्थिक असमानता के आंकड़े क्या हैं और कौन सा एक कॉन्सेप्ट जो है हम अपनाएं कि हम असमानता को काफी हद तक दूर कर सके, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इसको समझाएं। इस चीज को आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सोशलिस्ट में हमने देख लिया कि गवर्नमेंट जो है वह फेवर में नीतियां बना दे और एजुकेशन एंड हेल्थ जैसी चीजों का प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए। अब देखो यहाँ पर एक चिंतक की और हम बात कर लेते हैं सोशलिस्ट में। राम मनोहर लोहिया का आपने नाम सुना है बच्चों? नहीं सुना तो चलो आज सुन लेते हैं। राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, एक समाजवादी विचारक थे। और यहां पर बच्चों इन्होंने 5 टाइप की जो इनइक्वालिटी है वह देखी। इन्होंने 5 तरह की असमानताओं की बात की, ठीक है। जैसे कि एक तो जेंडर को लेकर होती है, मैन एंड वुमेन। इसके अलावा ये कहते हैं कि रंग के आधार पर, स्किन कलर के आधार पर, ये कहते हैं कास्ट के आधार पर असमानता होती है, ठीक है, 3 हो गया। चौथा है कॉलोनियल रूल, जहां जहां भी पूरे विश्व में औपनिवेशिक शासन है वहां पर असमानता है। और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ठीक है। याद रखना बच्चों, इनसे निपटने के लिए हर एक के लिए एक एक क्रांति की बात करते हैं और 2 क्रांति एक्स्ट्रा। तो राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति की बात की। समानता को पाने के लिए राम मनोहर लोहिया ने आइडिया ऑफ सप्त क्रांति, किसका आइडिया था याद रखना, इंपॉर्टेंट है, सप्त क्रांति की बात की, आइडिया ऑफ सोशलिज्म, है ना। राम मनोहर लोहिया ने सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनाया इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए, असमानता को कम करने के लिए। तो राम मनोहर लोहिया का जो कॉन्सेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। 5 तरह की इनइक्वालिटी बताई, इनके द्वारा ये कहा गया कि हर एक के लिए आपको क्रांति करनी पड़ेगी। अगर आपको महिला पुरुष समानता की आप बात करते तब आप और क्रांति करो, अगर आप स्किन कलर को लेकर करते हैं तब आप क्रांति करो। तो इन्होंने इस तरीके से अलग अलग क्रांति करके और 2 क्रांतियां एक्स्ट्रा, 5 इनइक्वालिटी बताई थी और 7 क्रांतियां बता दी। तो जो इस तरह से 7 क्रांतियां ओवरऑल थी जिसमें सारी चीजों को ठीक तरीके से ये कर सके, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि कितने तरह की इक्वालिटी इनइक्वालिटी है, सारी बातें हो गई हमारी। तो हमने 3 आयामों की बात की, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला जो स्वरूप है बच्चों, ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इसलिए हमने इसको ज्यादा पढ़ा और इसलिए एनसीईआरटी में इसको ज्यादा लिखा हुआ है। मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट, लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, एंड आपका सोशलिज्म हम कह ले इसका कॉन्सेप्ट। सोशलिज्म में हमने राम मनोहर लोहिया का कॉन्सेप्ट देखा कि इन्होंने किस तरीके से 5 अलग अलग इनइक्वालिटीज को डिफाइन किया और उसके बाद इन्होंने सप्त क्रांति की बात की। लिबरलिज्म और अगर हम सोशलिस्ट में अंतर की बात कर ले, जैसे गांधी और मार्क्स के बीच का जो अंतर है, इनके कॉन्सेप्ट का जो अंतर है, वह पीटी में पूछा गया था। तो मान लो प्रश्न आ गया कि उदारवाद का कॉन्सेप्ट और सोशलिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें डिफरेंट क्या है। तो उसमें डिफरेंस ये है कि सोशलिस्ट जो है वह कहता है इंटरलिंक है, सभी में एक है तभी दूसरी है, इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता, सबको समान मात्रा में जब आप सुलझाओगे तभी ये पहेली सुलझेगी, तभी समानता आएगी। बट लिबरलिज्म इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, इसको खारिज करता है और ये कहता है कि हम अगर एप्रोप्रिएट तरीके से एक एक इनइक्वालिटी को टैकल करें, उसके लिए हम नीतियां बनाएं, उसके लिए हम पॉलिसीज बनाएं, तब जो है बहुत इजीली हर एक को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात उदारवाद की है। आया समझ में आप सभी को? अब हम चलते हैं हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कॉन्सेप्ट आपसे कहता है कि समानता को हम बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका, हाउ कैन वी प्रमोट इक्वलिटी। ठीक है, समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, सब इंपॉर्टेंट है वैसे तो,
ठीक है। लेकिन अगर प्रश्न आता है तो इसी तरीके से आता है कि हमेशा यूपीएससी जो है, आप यूपीएससी एस्पिरेंट, आपको कल आपको सिविल सर्वेंट बनना है और आपको समाज में जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने के लिए प्रयास करना है, तो आपको सॉल्यूशन का पार्ट बनना है। और इसलिए समानता की अगर हम बात करें कि समानता को बढ़ावा जो है वह कैसे देगी गवर्नमेंट, इस पर आपको काम करना है। ठीक है, तो हाउ कैन वी प्रमोट इक्वलिटी? तो बच्चों इसके 3 तरीके हो सकते हैं। इक्वलिटी को प्रमोट करने के जो है वह 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला जो इसका तरीका हो सकता है ये है आपका औपचारिक रूप से, ठीक है, फॉर्मल तरीका, औपचारिक समानता। फॉर्मल इक्वलिटी, औपचारिक रूप से समानता को बढ़ावा देना। दूसरा इसका जो तरीका हो सकता है और तीसरा इसका जो तरीका हो सकता है वह है सकारात्मक कार्रवाई, अफर्मेटिव एक्शन। सकारात्मक कार्रवाई, अफर्मेटिव एक्शंस। ये थर्ड हो गया। सेकंड है आपका विभेदक बर्ताव, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करना। इसके लिए शब्द आएगा विभेदक, है ना, विभेदक बर्ताव या व्यवहार, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट्स। अब देखो, सबसे फर्स्ट जब हम औपचारिक रूप से समानता की बात करेंगे तो यहां पर गवर्नमेंट जो है वह लॉ मेकिंग करके इस तरह का जो प्रयास है वह कर सकती है। तो बच्चों, फॉर्मल इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि अगर समाज में महिला पुरुष के बीच में असमानता है या सामाजिक असमानता है या फिर पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज है, तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में ये चीज है और इसी सिस्टम को गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करके रखा है। और अगर गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट करके रखा गया है तो गवर्नमेंट ही लॉ मेकिंग करके चीजों को ठीक कर दे। गवर्नमेंट लॉ मेकिंग करे ना इसके लिए। तो यहां पर यह कहा जाता है कि इसको ठीक करने के लिए जो गवर्नमेंट है वह इस तरीके की जो पॉलिसीज है वह बनाए, और अगर इनइक्वालिटी को प्रमोट कुछ कर रहा है सोसाइटी में तो उस पर प्रतिबंध लगाए, उसको प्रोहिबिटेड करने का जो काम है वह गवर्नमेंट का है। तो अगर सरकार चाहे तो औपचारिक रूप से जो है इसको कम कर सकती है, और हमने यही काम कहां पर किया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल आपका 14 to 18, ये इसी तरह का एक औपचारिक प्रयास है, जिसे कि हमने अपनी सोसाइटी को बताया कि भाई आप इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इस बेस पर। तो यहाँ पर यह कहा जाता है, सीधी सी बात है कि अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि गवर्नमेंट लॉ मेकिंग करके स्टॉप करे ऐसे सिस्टम को, है ना, जो कि प्रोटेक्ट कर रहे थे इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी को प्रोटेक्ट करने वाले सिस्टम, इनइक्वालिटी को जो संरक्षण दे रहे हैं, ऐसी नीतियों को खत्म करने का काम गवर्नमेंट करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे पहले आप देखेंगे कि जो संपत्ति में उत्तराधिकार है वह केवल पुरुषों को था, केवल पुत्र को था, बेटी को नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट लॉ मेकिंग, हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 जो अमेंडमेंट था वो हमने पढ़ा। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि किस तरीके से ये जो एक्ट है वह प्रमोट करते हैं इक्वालिटी को, औपचारिक तरीका हो गया। अब हम सेकंड बात करें, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या था बच्चों? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल जो अलग अलग लोग हैं उनसे अलग अलग तरीके का व्यवहार करना, और इसमें हम एक विकलांग व्यक्ति की बात करते हैं। एक जो डिसेबल पर्सन है, तो क्या आप इसको वही 100 मीटर की दौड़ में दौड़ाओगे जहां पर 2 पैर वाले हैं और यहाँ पर इसका एक ही पैर है? तब क्या होगा? तो ऐसे में गवर्नमेंट, आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वह इस तरीके के काम करे कि इनके लिए व्हील चेयर्स जो है वह दे सके। लास्ट भी हमने बात की थी, जैसे सुगम्य भारत अभियान है, ठीक है, सुगम्य भारत अभियान, कमेंट करके बताओ कब वह शुरू हुआ था। तो बच्चों, इस तरीके के जो काम है वह गवर्नमेंट कर सकती है, ताकि ये जो डिसेबल या फिर ऐसे लोग हैं जिसको की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, ये देखो कि हम यहाँ पर वुमेन्स की बात करेंगे
और हम ये देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो अगर कॉल सेंटर में काम कर रही हैं, ठीक है, और यहां से अगर इनको आने में लेट हो रहा है तो गवर्नमेंट इनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था करे, स्पेशल जो प्रोटेक्शन है वह करे, ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्ट करे। ऑफिस वाले अगर बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक इनको रोक रहे हैं लेट नाइट, तो यहाँ पर इनको घर सुरक्षित भेजने की जो व्यवस्था है वह करे। जानते हैं ऐसा करना क्यों जरूरी है? इसलिए बच्चों, ताकि इनके जो कार्य करने के अधिकार है उसकी रक्षा हो सके, क्योंकि अगर मान लो सुरक्षित कोई महसूस नहीं कर रहा तो वो काम नहीं करेगा। और ऐसे में सबसे ज्यादा जो सुभिद्ध है वह एक स्त्री, एक महिला हो जाती है, क्योंकि अगर सुरक्षा के नाम पर या तो वो घर बैठे है ना, या फिर बाहर जाके वो असुरक्षा का जिम्मा उठा ले। तो यहाँ पर अच्छा है कि सुरक्षित घर पे बैठो, अगर सुरक्षित होके घर पे ही बैठना तो फिर काम कैसे करोगे? तो अगर गवर्नमेंट ऐसी नीतियां नहीं बनाएगी तो फिर क्यों आप ये कहते हो कि इक्वल जो राइट है वह मैन एंड वुमेन को हम देंगे, लेकिन यहाँ पर स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत भी तो है। चाहे हम डिसेबल्स की बात करें, वुमेन्स की बात करें, तो इन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन होना चाहिए ताकि इनके जो काम के अधिकार की रक्षा है वह भी हो सके। तो यहां पर अगर एक वुमेन जो है कॉल सेंटर पे वर्क करेगी तो इसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, ठीक है। तभी याद रखना कि इक्वल राइट टू जो वर्क है तभी ये प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब थर्ड और लास्ट है कि बच्चों, ऐसे डिसएडवांटेज जो कम्युनिटीज हैं जिनके साथ हिस्टोरिकली जो इनजस्टिस है वह होता आया है, ठीक है, तो यहां पर हम वंचित समुदाय की बात करें। तो यहां पर बच्चों मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर हम कास्ट की बात कर लें, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात कर लें, तो इनके पास क्या है कि बहुत लंबे समय से इन्हें एक ही काम करने के लिए कहा जा रहा था और ऐसे समाज का जो स्ट्रक्चर है वह बन गया था जिसमें इनको दूसरा जो काम है वह करने का अवसर भी नहीं था। तो ऐसे में क्या है कि इनके साथ चाहे एजुकेशन की बात कर लें, सोशल स्टेटस की बात कर लें, तो ये सब इनका पिछड़ता चला गया। अब हम यहाँ बात करेंगे इक्वालिटी एंड इक्वल की। इक्वल एंड इक्वलिटी की बात हम कर चुके हैं इसके पहले कि जब हमने देखा था क्लास 1 था आई थिंक, जिसमें कि हमने डाइवर्सिटी की बात की थी और यहाँ पे हमने देखा था कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, कैसे उसको रोका जाए, विविधता, और हमने लोकतंत्र में विविधता, बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इक्वलिटी के लिए हमने क्या देखा था कि ऐसे लोग, ठीक है, जो कि बहुत पीछे हैं और ऐसे लोग जो कि इस पायदान पे, मान लो ये जो है वह 1 एंड इसको 2 लाइन मान लेते हैं, ऐसे लोग जो ऑलरेडी इतने पीछे हैं और जो लोग इनसे काफी आगे हैं, इन दोनों को एक साथ दौड़ाने का क्या मतलब है? ये यहां से दौड़ शुरू कर रहे हैं और ऐसे में जरूरत हो जाती है कि पहले इन लोगों को यहां तक लाने का प्रयास किया जाए, समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए, जो यहां पर लोगों का एक इकोनॉमिक, एक एजुकेशनल जो स्टेटस है ये लाया जाए और तब जाके जो दौड़ है यहां से शुरू हो। तो फिनिश लाइन जो है वह सबके लिए बराबर मात्रा में पास होनी चाहिए, ये व्यवस्था आपका करता है सकारात्मक कार्यवाही। और इसी के अंतर्गत जो रिजर्वेशन है, मान लीजिए अगर प्रश्न आ जाता है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो रिजर्वेशन दिया जाता है जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी है उनके लिए, तो वो किसके अंतर्गत दिया जाएगा? फॉर्मल इक्वालिटी में आएगा, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट में आएगा, या फिर अफर्मेटिव एक्शंस में आएगा? तो गवर्नमेंट का जो अफर्मेटिव एक्शन है, सकारात्मक कार्यवाही है, उसमें यह आएगा, ठीक है, कि आप ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, इस तरह के जो चीजें बनी, रिजर्वेशन मान लो शुरुआत में केवल 10 साल के लिए हो, लेकिन वो बढ़ते 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 आज भी बढ़ गया। तो यहां पर हम देखेंगे कि एक टाइम बाउंड होता है, इसका टेम्परेरी होता है, लेकिन फाइनली कोशिश ये की जाती है कि ये हमें समानता की तरफ लेकर जाएगा। तो इस पूरी सोसाइटी में अब देखो यहाँ पर ये 3 तरीके काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक ऑल ओवर क्वेश्चन लिखने की आप सभी कोशिश कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ, ठीक है। Some people argue then that inequality is natural while other maintain that is equality which is natural and the inequality which we notice around us created by the society, which view do you support? Give reasons. तो आपको इस क्वेश्चन में लिखना है कि अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि सोशली, सामाजिक रूप से और प्राकृतिक रूप से असमानता जो है वह पाई जाती है, ठीक है, और आप अपने चारों तरफ किस तरह की असमानता को देखते हैं, ये आपको बताना है। सेकंड हम देखेंगे, सेकंड आप इसको लिखना बच्चों कि अगर हम एक मत है, ठीक है, देयर इज अ व्यू दैट एब्सोल्यूट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज नाइदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल, कि अगर आप ये सोचो कि पूर्ण रूप से आर्थिक असमानता हो जाए कि इस पूरे देश में हर एक व्यक्ति जो है वह 25,000 रुपए कमाए,
या 10,000 रुपए हर एक व्यक्ति कमाए, ना कोई 1 रुपया ज्यादा कमाए ना कोई 1 रुपया कम कमाए। तो क्या ये पॉसिबल है और क्या ये डिजायरेबल है, क्या ये वांछनीय है? तो यहां पर ये कहा गया कि एक मत है कि पूर्ण आर्थिक असमानता ना तो संभव है और ना ही जरूरी है, ना ही वांछनीय है। एक समाज ज्यादा से ज्यादा बहुत अमीर और बहुत गरीब लोगों के बीच की जो खाई है उसको कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, सो यहाँ पर इट इज आर्ग्यू दैट द मोस्ट a society can do is to try and reduce the gap between the richest and poor members in society. Do you agree? अब इसमें एक बात और जोड़ लेना कि गवर्नमेंट जो है उसने क्या प्रयास किए हैं इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए। गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको लिखने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक में आपको एक तरह से नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज को बताना है, पर थोड़ा सा आप रिसर्च कर लेना, थोड़ा सा आप जो डेटा है वह जरूर देखना। इंडिया को लेकर भारत के संदर्भ में क्या डेटा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का क्या डेटा है और क्या आपका ये व्यू है। और पूर्ण रूप से कोई भी जो समाज है वह कभी भी समान नहीं हो सकता, ना ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आज का हमारा चैप्टर था जिसमें हमने इक्वालिटी के डायमेंशंस को देखे। ठीक है, किन असमानता को स्वीकार किया जा सकता है, किसको नहीं। हमने अवसर की समानता, प्राकृतिक और सामाजिक असमानता की बात की। समानता क्या है, तो ये मैटर करती है, ये सारी चर्चा हमारी आज की क्लास की जो है बच्चों यह फिनिश हो गई। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे सोशल जस्टिस की। ठीक है, जो सामाजिक न्याय है आखिर वह क्या है, फिर राइट, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, पीस एंड जस्टिस। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। आपके जो भी व्यूज हों प्लीज आप कमेंट में जरूर उसको कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखिए पिछले 3 क्लासेस से जो भी हमारी क्लास हो रही है उसके स्टार्टिंग में मैं आप सभी के जो कमेंट्स है वह यूट्यूब वाले वीडियो के नीचे जो आपने किए हैं वही हम देख लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं, चेक भी हो जाता है कि किन बच्चों ने अच्छे आंसर्स लिखे हैं। तो आज काफ़ी बच्चों ने अच्छे आंसर्स लिखे, सो कोशिश बच्चों ज़रूर करते रहिए। बिकॉज ऑफ मेंस आंसर राइटिंग लास्ट में मैं आपसे कई बार बोल चुकी कि ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, इसके लिए एक लंबा समय और ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो बार बार आपको उसके लिए प्रयास करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी आपको वो जो आंसर राइटिंग स्पीड है वह डेवलप हो पाएगी। सो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। आपको रीडिंग ज़रूर करना है, हिंदी एंड इंग्लिश अलग अलग आप सभी पढ़ लीजिएगा अपने PDF, जो भी आप कंफर्टेबल है जिस लैंग्वेज में तो आप पढ़ लीजिएगा। PDF ऑनलाइन अवेलेबल है। और वैसे मैं यही सजेस्ट करूंगी कि NCERT की जो बुक्स है उसको आप अपना जो हार्ड कॉपी वह मंगवा लीजिए और उसको ज़रूर पढ़िए, उसमें अंडरलाइन कीजिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, उसमें जो फैक्ट है, जो करंट फैक्ट है उसको नोट कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। बुक से पढ़ने का अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंस है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।